और फिर आज के हमारे चलिए अब हम अपना योगा का सेक्शन होने के बाद हम आहार और कृषि पर चर्चा करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मुकेश कंबोज जी और ये जैविक उद्यमी किसान जिला हिसार हरियाणा से है। तो ये बहुत साल से जैविक खेती कर रहे हैं और कृषि स्नातक NCHU हिसार और पोस्ट ग्रेजुएट किया है और डिप्लोमा एग्रीकल्चरल एक्सप्रेशन मैनेज हैदराबाद से है और प्रमाणित जैविक कृषि सलाहकार मैनेज ICARIFSR डायरेक्टर है दमदार माटी जैविक प्रसार संस्थान और काउंसिल द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। तो मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मुकेश जी को इस योगाहार मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी आदरणीय भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं जरा नमस्कार जी। फोन चल रहा है कार्यक्रम, तो फोन से बंद कर दूं, लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे हम। हाँ जी। और जी दिनेश भैया, एक मिनट सर। मुकेश जी, दिनेश सेमवाल जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आदरणीय मुकेश जी कंटिन्यू करिए आप। हाँ जी, तो कल हमारी जो है रंजना जी से बातचीत हुई थी कि हम कृषि पर जो है आप लोग एक कार्यक्रम रखते हैं अपने योगा सेशन के बाद। तो क्या ये कार्यक्रम आप रोजाना रखते हैं कृषि के बारे में? प्राकृतिक या जैविक कृषि से सभी आपके माइक तो अनम्यूट है ही, जरा बता सकते हैं आप? चलिए, तो मैं जो है और ज्यादा बीच में कुछ बात ना करते हुए सीधा विषय पर ही आता हूं, क्योंकि 7:10 होने वाले हैं, फिर और दूसरे अन्य कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं तो लेट हो जाएंगे। तो अभी जैसे मेरे बारे में बताया गया है कि मैं जो है कृषि स्नातक हूँ ऑनर्स में, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। और उसके बाद काफी समय मैंने किसानों के बीच में पूरे भारत भर में भ्रमण किया है और किसानों के साथ काम किया है, भारत सरकार में नौकरी करते हुए भी और कुछ कंपनियों में भी नौकरी करते हुए। लेकिन पिछले कुछ 12 वर्ष से जो है, जब ये दवाओं का बाजार देखा और तकलीफें देखी, तो मैं खुद ही भारत भ्रमण करते करते जो है जैविक खेती की तरफ मुड़ गया। और सबसे पहले तमिलनाडु में हमने एक बहुत बड़ा 350 एकड़ का एक बाग जो है अलग अलग फलों का, उसको जैविक तरीके पे लेके आए, हम जैविक करवाया। तो 2 साल के अंदर अंदर ये देखने में आया, जब तमिलनाडु के अंदर सूखा पड़ा, सब तरफ कोई किसी तरह का फल नहीं था, नारियल के भी पत्ते लोग काट के फेंक रहे थे। तो तब उस बाग के अंदर हर जो फल है वो लहलहा रहा था, सिवाय वहां पर एक अंगूर नहीं था, सेब नहीं था, जो चीजें वहां नहीं हो सकती थी ऐसे कॉमन फलों में, बाकी सब फल वहां थे। और खूब बढ़िया उनको रेट भी मिल रहा था। नारियल उस समय किसान को करीब करीब 20 से 25 रुपए नारियल का मिल रहा था, जबकि नारियल का किसान को सिर्फ 5-7 रुपया मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता था। तो वहां से हिम्मत बनी जब, फिर हम आगे बढ़े। और वो हिम्मत बनने का कारण कि उसको जैविक किया, तो जैविक करने के पीछे जो है जो तौर तरीके थे, उन तौर तरीकों की वजह से सूखे में भी उस खेत में पानी भी था, उस खेत में पौधों के लिए नमी भी थी, और वो पौधे लहलहाते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते फिर जो है मैं, भारत सरकार का एक संस्थान है मैनेज हैदराबाद, और एक ICAR मोदी, , 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 मोदीपुरम यूपी में है। तो यहाँ पर जो 2 साल के अंदर अंदर ये देखने में आया, जब तमिलनाडु के अंदर सूखा पड़ा, सब तरफ कोई किसी तरह का फल नहीं था, नारियल के भी पत्ते लोग काट के फेंक रहे थे। तो पिछले जो
कृषि अधिकारी होते हैं, उन्हें जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन मैं कृषि अधिकारी नहीं था, मैं तो मेरा प्राइवेट नौकरी में था। तो एज ए स्पेशल केस जो है, मुझे वहाँ पर मौका मिला एडमिशन लेने का, और मैंने अभी 2 साल पहले वहाँ से जैविक खेती का प्रशिक्षण लेने के बाद 1 साल का ये डिग्री होती है। तो अब मैं कृषि अधिकारियों को मेरे अपने फार्म से ऑनलाइन, या वो यहाँ पर आते हैं जो अलग अलग राज्यों के, उनको ट्रेनिंग देता हूँ जैविक खेती की, भारत सरकार की तरफ से ही। और इसके बाद जो है, आपको मालूम होगा कि जो जैविक खेती है, इसको जब हमें आगे पैक करके अपने माल को बड़े बाजार में बेचना है, तो जो जैविक खाद्यान्न है उसकी एक पहचान होनी चाहिए। तो उस पहचान के लिए उनको एक सर्टिफिकेशन होता है। जो सर्टिफिकेट है वो देने वाली जो संस्था होती है, उसे बोला जाता है रीजनल काउंसिल। तो पूरे भारतवर्ष में 69 रीजनल काउंसिल है इस वक्त, जिसमें करीब 25 रीजनल काउंसिल जो है वो राज्य सरकारों की है, और बाकी जो है अन्य संस्थान है। तो टोटल कुल मिलाकर के 69 है। तो उसमें से एक रीजनल काउंसिल मुझे भी प्रदान की गई है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा, जिसका नाम है दमदार माटी जैविक प्रसार संस्थान। ये तो एक मोटा मोटा परिचय है। और हम किसानों को अपने खेत पर भी प्रशिक्षण देते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अपने इलाके में नदी है, और उस नदी का जो एरिया है उसमें पिछले करीब करीब 45 साल से केवल धान और गेहूं, बहुत बड़े पैमाने पर, हरियाणा में खेत है हमारा, तो वो धान और गेहूं के अलावा उस एरिया में और कुछ भी नहीं लगाते किसान, क्योंकि किसानों का कहना है कि मिट्टी ही ये ऐसी है, बहुत चिकनी मिट्टी है, यहाँ पर कुछ दूसरा नहीं हो पाता। और पानी पहले बहुतायत थी, क्योंकि नदी के पास है, तो बोरवेल का पानी भी बहुतायत थी, नदी से भी पानी मिलता था। उसके बाद नदी से नहरें निकाली गई, तो उससे भी पानी मिलता है किसानों को। परंतु जब धान की फसल आई, तो उससे इतना अत्यधिक दोहन हुआ पानी का कि जो आज से 1980, करीब 42-43 साल हो चुके हैं, 1980 में जहां पर पानी सिर्फ 10 फीट का हम कुआं खोदते थे, तो वहां पानी मिलता था, और बहुत स्वादिष्ट और बड़ा लाजवाब पानी होता था, जैसा हिमालय पर्वत की नदियों का पानी रहता है। क्योंकि हमारे ये नदी तो हिमालय पर्वत से ही आती है। परंतु आज हालात ये है कि वहां पर 200 फीट से भी नीचे पानी चला गया है, धान की वजह से, अत्यधिक दोहन करने की वजह से। और नदी को भी शहरों और गांवों के जो सीवर है उन्होंने गंदा कर दिया, तो नदी का पानी भी अभी जमीन के अंदर नहीं जाता। तो इन कारणों की वजह से हमने अपने फार्म पर कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाए, और वहां से गेहूं और धान का फसल चक्कर खत्म किया। अभी छोटे एरिया में किया है, करीब 5 एकड़ में। तो उस फसल चक्कर को खत्म करके वहां पर हमने सब्जियां और फल लगाना शुरू किया, और जमीन को बदला। और आज हमारे इलाके के किसान वहां पर आकर के देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने खेत को बदल करके, जमीन को बदल करके धान से छुटकारा पाया है। और पानी की बचत के लिए भी बहुत सारे तौर तरीके लगाए हैं, ड्रिप सिस्टम है या अन्य कोई दूसरे सिस्टम है, वो भी, तो वहां पर भी किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। तो आज का जो हमने विषय रखा है, वो हमने विषय रखा है कि जैविक खेती का सर्टिफिकेशन, यानी कि किसान ने जैविक जहर मुक्त खाद्यान्न उत्पादन किया है, तो उसका सर्टिफिकेशन वो कैसे किया जाता है, उसके क्या मायने होते हैं, किसान को उसका क्या फायदा है, और वो किस तरह से होता है, तो उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। और ये विषय तो काफी लंबा है, आज पूरा नहीं कर पाएंगे अगले आधे घंटे में। तो इसको कल भी हम जो है चर्चा में लेकर के आएंगे, क्योंकि इस विषय के अनेकों अध्याय हैं, तो अध्याय, एक एक अध्याय के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं हम सीधा, एक मैं लैपटॉप से आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, जो आप अपने मोबाइल फोन जो आप हैं उनके ऊपर भी देख सकते हैं। कुछ चीजें इसके अंदर देखने वाली है, तो देखने से ज्यादा समझ आती है, बाकी आप मुझे सुनते रहेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन, ये इंग्लिश में लिखा है, बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदी में भी लिखा रहेगा। तो इसके ऊपर ये निशान बने हुए हैं, जिसके नीचे लिखा है पीजीएस इंडिया ग्रीन, इधर ये लाल निशान है। दूसरा ये ऊपर ब्लू है, तो यहाँ लिखा हुआ है पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, और आगे एक ये निशान है जिसे के नीचे लिखा हुआ है जैविक भारत।
तो ये जो भारत सरकार जो सर्टिफिकेट देती है किसानों को कि ये खाद्यान्न जहर मुक्त है, तो उसके ये निशान होते हैं जो अपनी पैकिंग के ऊपर किसान लगा करके बेचते हैं। ये सर्टिफिकेशन कौन करता है? जिसे बोलते हैं पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन, या हिंदी में कहेंगे तो पीजीएस इंडिया प्रमाणीकरण। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकारित रीजनल काउंसिल होती है, वो करती है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि भारत के अंदर 69 रीजनल काउंसिल है, जिनमें से एक रीजनल काउंसिल है दमदार माटी जैविक प्रसार संस्थान, और दूसरी रीजनल काउंसिल जो है वो पतंजलि का जो दिव्य योग ट्रस्ट है, वो भी एक रीजनल काउंसिल है जैविक प्रमाणीकरण करने के लिए। इसके अलावा जो है बेंगलोर में श्री रविशंकर, उनके ट्रस्ट का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो ट्रस्ट भी एक रीजनल काउंसिल है जैविक प्रमाणीकरण करने के लिए। और कुल मिलाकर के 69 रीजनल काउंसिल है। और हमारी जो रीजनल काउंसिल है, ये हमारा जो फार्म है जिसका नाम है नड्ढा फार्म, जोरड़ नाली, सिरसा, हरियाणा में स्थित है। और ये जो सर्टिफिकेशन है, पूरे भारतवर्ष के किसान कहीं पर भी हों, उनका हम सर्टिफिकेशन जैविक खेती का कर सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हैं, जो वहां पर किसानों के खेतों का निरीक्षण करते हैं और सर्टिफिकेशन करते हैं। अब जैविक या प्राकृतिक खेती ये क्या है, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा विषय सर्टिफिकेशन से संबंधित है आज। लेकिन एक मोटा मोटा ये कहेंगे कि जैविक या प्राकृतिक खेती वो है कि जो हम जहरीले रसायनों, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक हैं, उल्लीनाशक हैं या खरपतवार नाशक हैं, जो उनके बिना जो हम खेती करते हैं उसको जैविक खेती कहा जाता है। और हम बाजार से कुछ भी ला करके नहीं अपने खेत में डालते, जो कुछ है सब कुछ खेत से ही डालना चाहिए। तो वो जैविक खेती का अगला प्रारूप है, उसका अगला प्रकार है, उसे कहते हैं प्राकृतिक खेती यहाँ पर। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जहरीले रसायनों का जो हम इस्तेमाल कर रहे थे अपने खेतों में, उससे हमारे मानव के शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। हमारे जो अन्य पशु पक्षी हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, वो भी हमारे पर्यावरण के हमारे संगी साथी हैं, उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा। हमारे वातावरण, हवा के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा। हमारी मिट्टी भी दूषित हुई। हमारा जो पानी, चाहे वो आज बारिश का पानी हो या वो जमीन के नीचे का पानी हो, वो भी दूषित होता चला गया। तो ये सब जो है ये मानव के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो चुके। तो उसलिए जैविक या प्राकृतिक खेती की जरूरत पड़ी। ये एक लंबा विषय है कि ये किसको कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर भी कभी मौका लगा तो हम दिखाएंगे। अब ये आता है कि जैविक या प्राकृतिक खेती तो ठीक है, लेकिन उसके प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्या है? तो किसान साथियों, कोई भी किसान जब जहर मुक्त खेती करता है तो उसका खाद्यान्न जो है वो जहर मुक्त है। तो ये आप अगर अपने गांव के अंदर, आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी जान जान पहचान वाले या रिश्तेदारों के पास अपने खाद्यान्न को बेचते हैं, तो वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और आप किस तरह की खेती कर रहे हैं तो उनको मालूम रहेगा। तो आपसे वो आपका जैविक खाद्यान्न खरीदेंगे। अगर उनको शौक है अपनी सेहत बचाने का, जिसको जहर खाना है वो तो खाएगा, वो आपसे खरीदेगा भी नहीं। परंतु जिसको शौक है अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ करने का पहले और उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम, जिंदगी के दूसरे कार्यक्रम करना, तो वो आपसे अपने आप खरीदेगा। आपको किसी प्रमाणीकरण की, किसी सत्यापन की, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। परंतु जब आप जो उत्पादन कर रहे हैं, आप अकेले किसान भी नहीं हैं, आप जो उत्पादन कर रहे हैं, आपका माल सारा आसपास में आपकी जान पहचान में नहीं बिकता। आपके गांव में और अन्य किसान जुड़ गए, दूसरे गांवों में भी और किसान जुड़ रहे हैं, तो जो जैविक प्राकृतिक उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो तब क्या होगा? खास करके
मैं कल देख रहा था, रंजना जी जो है यवतमाल से है। अब मुझे मालूम नहीं कि आप कहाँ कहाँ से साथी जुड़े हुए थे। यवतमाल एरिया मैं बहुत घुमा हूँ, अनेकों बार गया हूँ। आपका विदर्भा जो है महाराष्ट्र का पूरा एरिया, तो वहाँ तो अभी तक जो है जहरीले रसायनों का इस्तेमाल कम है, क्योंकि उधर बारिश की दिक्कत है। लेकिन जब आप मराठवाड़ा में आएंगे, मराठवाड़ा के बाद जैसे नासिक है या पूना में जाएंगे, तो वहाँ पर अंगूर जो है उसको इतना जहरीला कर दिया गया है कि उसमें 240 बार, एक दिन में 3-3 4 बार भी, सिर्फ 120 दिन के अंदर 240 बार उसके ऊपर खादों का, रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान। और उस अंगूर के अंदर मिठास या रस तो जो है वो तो है, लेकिन उसके अंदर जो जहर है उसकी वजह से अनेकों लोग उसे खाते भी नहीं हैं। तो ये जब पूरा उत्पादन बाजार में जा रहा है, तो उस उत्पादन में से जैविक कौन सा है, किसी को खरीदना हो तो वो ये देखता है कि जैविक कौन सा है, जहर मुक्त कौन सा है, तो वो पहचानेगा कैसे? वहां तो आपको जानने वाला, किसान को जानने वाला कोई नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। तो जैविक उत्पादन की पहचान के लिए ये नीचे के जो दो निशान हैं, एक ये लाल वाला गोला आप देख रहे हैं, पीजीएस इंडिया ग्रीन के नीचे लिखा है। दूसरा आप नीले वाला गोला देख रहे हैं, पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक लिखा है। ये निशान विशेष मानकों का जब आप पालन करते हैं, किसान जो है जब विशेष मानकों का पालन करके, जो भारत सरकार के पालन है उसके हिसाब से जब वो खेती कर रहा है जिसमें कुछ रसायन नहीं डला, तो उनके उत्पाद की, किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हम गारंटी देते हैं कि हाँ ये जहर मुक्त उत्पाद है। तो जब गारंटी देते हैं तो वो सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर ये निशान बने होते हैं। तो किसी किसान को ये निशान मिलेगा, किसी को ये मिलेगा। ये कैसे मिलता है वो आगे चल के वो भी बताएंगे। तो आप अपने उत्पादन की पैकिंग के ऊपर ये मोहर लगाते हैं, तो इस मोहर का मतलब ये हुआ कि हाँ हेलो। ये हेलो सर, आपका जो है। प्रेजेंटेशन दिख नहीं रहा है। हाँ जी, प्रेजेंटेशन आपका दिख नहीं रहा है। दिख नहीं आपका रहा। वीडियो दिख स्क्रीन पर, हाँ। वीडियो नहीं दिख अच्छा 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 अच्छा, मैं ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा आप में से कोई बोल नहीं रहा, तो आप नहीं नहीं, देख ही रहे हैं। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। ठीक ठीक, अभी अभी दिखा देते हैं। यस, ओके सर, मैं, थैंक यू। मुझे याद नहीं रहा शेयर करने का, और अब आपने जब वो ध्यान दिया कि निशान जो है, हाँ चलिए, अब हो रहा है सर। अब आ गया ना। चलिए, हो हाँ गया, हो अब जो है मैं गया। इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप ये नीचे जो दो निशान देख रहे हैं यहाँ पर, पीजीएस इंडिया ग्रीन का ये लाल गोले वाला निशान है, और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का ये नीले गोले वाला निशान है। जब कोई किसान भारत सरकार द्वारा जो जैविक खेती के विशेष मानक हैं उनका पालन करके उस प्रकार से खेती करते हैं, और वो किसान किसी प्रकार के जहरीले रसायनों का खेतों में इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी जो गुणवत्ता है, उनके जो खाद्यान्न की, जो खाने वाला कोई भी पदार्थ हो, वो चाहे कोई दाल हो, कोई तेल बीज फसल हो, या उसका तेल निकाला हुआ हो, सब्जी हो, फल हो, आपका शहद हो, दूध हो, दूध के बने हुए उत्पाद हो, कुछ भी, तो किसी भी खाने वाले जो पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ ये जहरीला नहीं है, तो वो किसान को सर्टिफिकेट जब हम देते हैं तो उसके ऊपर ये निशान बने होते हैं। सर्टिफिकेट के ऊपर या तो ये लाल वाला होगा या नीले वाला होगा। तो ये सुनिश्चित करता है कि हाँ ये जहर मुक्त उत्पादन है। तो जो भी खाने वाला आदमी दुकान से, किसी मॉल से खरीद रहा है चीज को, तो वो पैकिंग के ऊपर ये निशान देख करके समझ सकता है कि हाँ ये जहर मुक्त है। और दक्षिण भारत में, खास करके हैदराबाद में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज इस तरह का जैविक खाना जो है बड़े बड़े मॉल्स में बहुत पसंद किया जा रहा है। और खरीदने वाले इन चीज़ों को, जो इनकी वैल्यू समझते हैं जहर मुक्त खाने की, वो इन मोहरों को देख के, कौन सी मोहर लगी है, कौन सा निशान लगा है, तो इसको देख के खरीदते हैं। तो किसानों को ये निशान दिया जाता है अपनी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि वो गारंटी देता है। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये कुछ निशान बने हैं।
इन निशानों को देखते ही आप पहचान जाते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी, कि ये क्या है। ये 4 गोले जो बने हुए हैं, तो इसको आप पहचान गए कि ये क्या है। बताएंगे ये क्या है? कोई एक जना बताइएगा। ये 4 गोलों का मतलब है कि ऑडी कार जो है ये वो है। ये यहाँ पर जो है कि ये गोला बना हुआ है जिसके अंदर ये एक एम बना है, तो इसको देख के आप पहचान गए कि ये महिंद्रा का निशान है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं। ये नीचे ये टाटा का निशान है, ये सब इस तरह, ये मारुति का निशान है। तो इन निशानों को पहचान करके आप ये पहचान जाते हैं कि हाँ ये कौन सी कंपनी है। इसी तरह से अनेकों और चीजें हैं जो आपके खाद्यान्न है, वहां भी कंपनियों के निशान बने होते हैं। अमूल का अपना निशान बना हुआ है, अमूल दूध जो है, तो उसको पहचान के ही लोग देख लेते हैं कि हाँ। इसीलिए किसान का जो जहर मुक्त खाद्यान्न है उसको ये निशान दिए जाते हैं प्रमाणीकरण के। अब इस निशान को जो है देने का फायदा क्या है, यानी कि जैविक प्रमाणीकरण जो है उसका क्या फायदा है किसान को। किसान को फायदा ये है कि किसान का जो खाद्यान्न, अगर उसके ऊपर ये मोहर लगी होगी तो खरीदने वाले को विश्वास होता है कि हाँ ये जहर मुक्त है। और जो खरीदने वाला है, जब उसको विश्वास होगा तो वो आपको थोड़ा पैसा भी ज्यादा देता है। अगर कोई भी खाद्यान्न जो हम रेगुलर पैदा कर रहे हैं उसमें हमने जहर डाला या नहीं डाला, लेकिन हमने उसकी कोई पहचान नहीं रखी, तो मान लिया उसको आपको 100 रुपया मिलता है, पर यह निशान लगा है तो आपको उसके ऊपर 100 के बदले में 120 130 मिल जाएंगे। तो ये जब वो 20-30 रुपए ज्यादा दे रहा है तो खाने वाला जो है उसको एक संतुष्टि भी होती है विश्वास से। ज्यादा देने के बावजूद उसको एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं मेरे शरीर के लिए या मेरे परिवार के लिए जहर युक्त खाद्यान्न नहीं लेके जा रहा, जहर मुक्त खाद्यान्न है। आप अपने गुणवत्ता की गारंटी देते हैं वो निशान लगा करके। आपका एक प्रोडक्ट जो है वो अलग हटके है, जो बाजार में दूसरा भरा पड़ा है उससे यूनिक है, तो आपका ये मालिकाना हक आप दर्शाते हैं कि हाँ ये यूनिक प्रोडक्ट मेरा है। आपका ब्रांड, उसकी पहचान बनती है। ब्रांड की पहचान बनने से जो है खाने वाला वही चीज आगे मांगेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, मेरे अपने खेत में हम लोगों ने गुड़ बनाया है। उस गुड़ को जिन लोगों ने भी एक बार खरीदा वो बार बार वापिस आते हैं, बार बार वापिस आते हैं वो, कि यही हमें चाहिए। अब गुड़ खत्म होने के बाद हमारे पास अभी करीब 5 दिन पहले 100 किलो गुड़ का ऑर्डर आया। वो आदमी सिर्फ 10 किलो पहली बार ले गया था, लेकिन हमारे पास अभी गुड़ नहीं है। उसको किसी और का जैविक गुड़ था हरियाणा में किसी दूसरी जगह पे, वो गुड़ हमने बोला कि आप ये ले लीजिए, अभी हमारे पास अपना गुड़ नहीं है। तो वो दूसरे वाला गुड़ ले गया, परंतु थोड़ा ले गया। अब वो गुड़ ले गया तो उसने उसकी चाय बनाई, तो वो चाय उस गुड़ की नहीं बन पाई, तो उसने बोला जी नहीं, मुझे आप वाला गुड़ ही चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो क्या हुआ कि हमारा अपना वो ब्रांड जो बना है उसके ऊपर वो निशान लगा है, तो मैंने खुद का भी अपने फार्म का लोगो भी उसके ऊपर लगा दिया। अब कोई भी खरीदेगा तो वो मेरा लोगो भी देखेगा, साथ में जो है जैविक प्रमाणीकरण का लोगो भी देखेगा। तो ये पहचान इस तरह से जब बन जाती है तो जो किसान बढ़िया पैदा करेगा उसका माल बिकेगा, जो बढ़िया नहीं पैदा कर पाएगा उसका बिकेगा, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बिक पाएगा, सही दाम पर नहीं बिक पाएगा। तो जैविक प्रमाणीकरण के ये फायदे हैं। अब ये जैविक खाद्य जो है इनका व्यापारीकरण या इनका रेगुलेशन, ये सिस्टम कब से बना? भारत सरकार का एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, 2006 में आया, जिसको कहा जाता है छोटे में FSSAI। हर खाने वाले पैकेट के ऊपर ये FSSAI नंबर जरूरी होता है। इसके नियम एक और बने फिर 2017 में। तो 2017 में ये नियम बना कि FSSAI जो है भारत सरकार का जो कानून है, कोई भी जैविक पदार्थ कोई बेचता है तो उसके ऊपर एक ये जो है जैविक भारत नीचे ये लिखा होता है,
ये आप देख रहे हैं हरे निशान में, ऊपर ये ओ का निशान बना है, बीच में ऐसे एक ये पत्ती और राइट का निशान बना है। तो ये निशान भारत सरकार की तरफ से ये दिया जाता है जैविक खाद्य पदार्थों का जो FSSAI नंबर के साथ, जब वो जैविक सिस्टम होता है तो ये भी एक पहचान देता है, ये निशान जो है कि ये जैविक है। परंतु ये निशान कब मिलता है वो भी आगे जाके हम बताएंगे। अब यहां पर भारत में जो जैविक खाद्य पदार्थों का प्रमाणीकरण सिस्टम है वो दो प्रकार से है, दो जगह से होता है। एक है ये नीचे आप जो दो गोले देख रहे हैं, जो पहले मैं बता रहा था, PGS इंडिया ग्रीन वाला और एक PGS इंडिया ऑर्गेनिक वाला। इसे बोलते हैं सहभागिता गारंटी सिस्टम, या छोटे में इंग्लिश में बोलते हैं PGS इंडिया प्रमाणीकरण। इस सिस्टम को लागू करते हैं भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने रीजनल काउंसिल के माध्यम से। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे जो दमदार माटी जैविक प्रसार संस्थान है वो भी एक रीजनल काउंसिल है। तो एक सिस्टम तो ये हो गया जैविक प्रमाणीकरण का, जिसे कहते हैं PGS इंडिया प्रमाणीकरण। दूसरा सिस्टम है, इसे बोलते हैं NPOP या थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण गारंटी सिस्टम। ये सिस्टम की ये नीचे वाली ये मोहर होती है, यहां लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में आप देखेंगे इंडिया ऑर्गेनिक, और इधर ये एक जो गोला बना है यहाँ पर पत्तियां बनी है, और ये पक्षी के पंख के आकार का ये बना हुआ है कि ये पूरा एक ब्रह्मांड जो है वो जैविक तरीके से चले। तो NPOP थर्ड पार्टी सिस्टम को लागू कौन करता है? एपिडा। और इसके लिए जो मंत्रालय है भारत सरकार का वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो वो इसे लागू करते हैं। तो यानी कि ये दो तरह के सिस्टम है, एक है PGS इंडिया प्रमाणीकरण जिसे भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय लागू करता है, दूसरा है NPOP यानी थर्ड पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं, थर्ड पार्टी गारंटी सिस्टम, जिसे एपिडा लागू करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले आएंगे कि PGS इंडिया प्रमाणीकरण जो है, इसके लोगो, ये दो लोगो हैं, PGS इंडिया ग्रीन और एक PGS इंडिया ऑर्गेनिक। ये दोनों लोगों का यहाँ पर हमने अलग अलग मतलब समझाया है। तो इन दोनों का अलग अलग मतलब क्या होता है? मान लिया कि आज कोई किसान अपने खेतों में जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करना शुरू कर रहा है, यानी कि आज से वो अपने खेतों को जहर मुक्त करना शुरू कर रहा है, तो उसको कहते हैं सुरक्षित खाना। यानी कि खेतों को जब जहर मुक्त करना शुरू किया है तो उसके दौरान जो खाना पैदा किया गया है, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जन के दौरान पैदा किया गया खाना, सुरक्षित खाना। तो किसान को पहले 2 वर्ष, 2 साल, इस 2 वर्ष में वो 4 बार फसल लेगा, रबी और खरीफ की। तो 4 सीजन में, यानी कि 2 साल में उसको ये गोला जो है लाल वाला PGS इंडिया ग्रीन, तो ये लोगो मिलेगा। तो पहले सीजन में इसे हम कहते हैं PGS इंडिया ग्रीन 1, दूसरे सीजन में ग्रीन 2, तीसरे में ग्रीन 3, चौथे में ग्रीन 4। तो ये जो है 2 साल तक ये वाला गोला, ये निशान PGS इंडिया ग्रीन का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपके बागवानी है, आपने कोई फल वाले पौधे लगा रखे हैं जो कई साल तक चलते हैं, जैसे उधर नागपुर के पास आपके यवतमाल से जाएंगे तो नागपुर में आपको संतरा मिलेगा, यवतमाल के आसपास भी संतरा मिलेगा। तो बागान के लिए होता है 3 साल तक आपको ये PGS इंडिया ग्रीन वाला गोला मिलेगा। पहले साल में PGS इंडिया ग्रीन 1, दूसरे में PGS इंडिया ग्रीन 2, तीसरे में PGS इंडिया ग्रीन 3, और चौथे में आपको फिर ये सीधा ये नीचे जो है PGS इंडिया ऑर्गेनिक, ये नीले वाला गोला जो है ये मिलता है। तो ये कब होता है? सीजनल फसलों में 2 साल के बाद और बागान में
3 साल के बाद। इसका मतलब ये होता है कि कन्वर्जन के बाद पैदा किया गया खाद्यान्न जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक जैविक खेतों से पैदा किया गया है। तो ये इन दोनों गोलों का ये मतलब है। फिर आपको हर सीजन हर फसल के लिए आपको जो है ये जैविक सर्टिफिकेट के ऊपर ये आपका निशान रहेगा। अब तीसरा निशान आपको जो पहले हमने बताया था जैविक भारत का, वो ये रहा। जब आप अपने किसी उत्पाद को FSSAI लोगो लगा करके FSSAI लाइसेंस के साथ बेच रहे हैं और साथ ही आपको ये जैविक का सर्टिफिकेट मिल चुका है, तब आपको ये जैविक भारत का लोगो भी लगेगा। तो आपके पैकेट के ऊपर 3 लोगो हो जाएंगे, PGS इंडिया ऑर्गेनिक, FSSAI का लोगो और तीसरा जैविक भारत का लोगो। चौथा जो हमारी संस्था है जिसने सर्टिफाई किया है आपके खेत को, दमदार माटी जैविक प्रसार संस्थान का ये वाला लोगो। तो ये लोगो आपके उत्पाद के ऊपर जब लग जाते हैं तो खरीदने वालों को एक पहचान होती है कि हाँ ये जो खाद्यान्न है वो जहर मुक्त है। तो साथियों, मेरे ख्याल में क्योंकि ये विषय कुछ ऐसा है कि इसको शुरू में समझने के लिए कुछ समय लगता है और कुछ पेचीदा भी लगता है किसानों को, जबकि ये पेचीदा है नहीं इतना। तो मेरे ख्याल में आज हम यहीं तक रुकते हैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि रोजाना अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो याद रखना मुश्किल होगा। आप अपने पास कापी या पेन भी लेकर के रख सकते हैं कल से, जिसमें आप इसको लिख सकते हैं कि किस चीज़ का क्या मतलब है। तो अभी किसी भी साथी का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये गजानन पवार जी हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, कहिए साथी। हाँ जी, बोलिए। महाराष्ट्र में धामनगांव में रहता हूँ मैं। ये दामनगांव जिला बताइएगा, जिला और तहसील। अमरावती डिस्ट्रिक्ट, धामनगांव तहसील। ठीक। वहाँ पे हमारी एक स्वराज मौली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। ठीक। अभी एक स्पाइसेस में मुंबई में समिट हुआ था। हाँ जी। स्पाइसेस बोर्ड का। हाँ जी। तो हमारे एक डायरेक्टर है अभिजीत देशमुख करके, वो वहाँ पे गए थे। अच्छा जी। तो वहां से उनको एक जर्मनी का तुअर दाल का ऑर्डर है जी। और उन्होंने बोला है कि भाई हमको आपका सैंपल के ऊपर सब डीलिंग चलेगा। सैंपल के ऊपर क्या चलेगा? सब डीलिंग। अच्छा। हाँ, मतलब पहले सैंपल जाएगा, फिर उसके भाव तय होंगे, फिर जो मटेरियल जाएगा उसके महीने एक एक महीने में सैंपल टेस्टिंग हो जाएगा जी। और भाव आप बोलेंगे वो। जी। तो इसकी ऐसी जानकारी वहां से मिली है, तो ऐसा कुछ दुनिया के अंदर है क्या? यस, बिल्कुल है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर भारत के अंदर भी बहुत सारी अभी लैब बन चुकी हैं। अमरावती या नागपुर साइड में तो शायद नहीं है, लेकिन नासिक में अमरावती में ये। है, अच्छा, ठीक। लेकिन केवी के दूर में। हाँ, हाँ जी। केवी के दूर में कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे। नहीं, वो वहाँ नहीं होगी। जो आप लैब कह रहे हैं वो सिर्फ मिट्टी टेस्ट करने वाली होगी, केवीके में लैब। फूड टेस्टिंग वाली भी है, मंडपे करके उसके टेक्नीशियन है। वो क्या टेस्ट करते हैं उसमें? आपके मतलब जो भी अनाज है हम्म। उसमें क्या क्या रेसिड्यू है, क्या क्या है, ये सब रेजिड्यू देते टेस्ट की है तो अच्छी बात है। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि रेजिड्यू टेस्ट होता है, आपकी मिट्टी के अंदर टेस्ट होता है, और दूसरा आपके खाद्यान्न में भी टेस्ट होता है। तो इसमें यह है कि जब आपको जैविक सर्टिफिकेट मिलता है हैं। 2 साल या 3 साल के बाद, अगर मैं तुअर की बात करूं तो 2 साल के बाद, तो जैविक सर्टिफिकेट देने से पहले मान लो आपके उस संस्थान में FPO के साथ 200 या 300 किसान जुड़े हैं जो जैविक तुअर कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ किसानों के तुअर का जाकर के रैंडम सैंपल ले लेते हैं। 200 किसान हैं तो जाकर के 20, 25 या 30 किसानों का सैंपल ले लिया, उसका रेजिड्यू टेस्ट करवा लेते हैं।
तो आपको जो है जैविक सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि जब 25-30 किसानों का हमने सैंपल लिया है तो इसका मतलब है कि 25-30 किसान अगर बिल्कुल सैंपल पास कर गए हैं तो सबका ही पास होगा। जैसे हम हांडी में जब चावल पकता है तो हम 2-4 चावल ही देखते हैं। इसी तरह से मैंने जो पहले आपको बोला है कि एपिडा का जो सर्टिफिकेट है, ये क्यों उन्होंने कहा, वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि एपिडा ने जो अपनी 29 संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेशन के लिए अधिकारित की हैं, और वो संस्थाएं ज्यादातर यूरोपियन कंट्री की हैं, कुछ अमेरिका से हैं, कुछ उसमें 3 के 4 जो है संस्थाएं वो इंडिया की हैं। उन संस्थाओं ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की। गड़बड़ी क्या थी कि जैसे जो ये एपिडा का जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है वो अलग तरीके से काम करता है, और जो पीजीएस इंडिया कृषि मंत्रालय का सिस्टम है वो अलग तरीके से काम करता है। लेकिन दोनों के स्टैंडर्ड एक हैं। जैविक खेती के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वो तो एक है, परंतु दोनों का सर्टिफिकेशन सिस्टम अलग अलग है। इसमें मैं थोड़ा ये बाद में बताऊंगा, लेकिन आज आपको इस प्रश्न का जवाब पूरा देने के लिए बहुत जरूरी है ये। तो जो एपिडा का सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसमें क्या है, किसान की कोई जिम्मेवारी नहीं, जो एजेंसी उसको सर्टिफाई कर रही है उसकी जिम्मेवारी होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि भाई दाल वाली फसलें हैं या जैसे राजस्थान के अंदर जीरा है, तो इनके ऊपर जो है पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने बिना कुछ देखे भाले बिना निरीक्षण किए सर्टिफिकेशन शुरू कर दिया पैसे के लालच में। और भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें किसानों को भी पैसा मिलता है, सर्टिफिकेशन करने वालों को भी मिलता है, और कुछ ऐसी एजेंसी है उनको भी मिलता है, मार्केटिंग के लिए भी मिलता है। उन्होंने वो पैसा कमाने के लालच में क्या किया, बिना किसी निरीक्षण के ऐसे सर्टिफिकेशन किया। माल गया जब वहां पर उतरा तो टेस्ट हुआ तो उन्होंने वापस भेज दिया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार जब हुआ तो ये पिछले साल की शुरुआत में पहले उन्होंने 5 एजेंसीज को ब्लैक लिस्ट किया और बहुत मोटे मोटे फाइन लगाए, 30 लाख, 40 लाख, 32 लाख ऐसे फाइन थे। फिर 4 और एजेंसीज उनको फाइन लगाए, उनको बैन कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिए। तो 29 में से 9 एजेंसीज को एपिडा की ब्लैक लिस्ट किया, बाकी को फिर उन्होंने 4 महीने के लिए सबको सस्पेंड कर दिया एक बार। तो उस वजह से क्या है कि उन्होंने सैंपल की जो बात कही है ठीक है कि वो सैंपल अपना करवाएंगे, भाव कुछ भी देने को तैयार है और वो होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है कि पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन, इस सिस्टम में क्या होता है, जो कृषि मंत्रालय का सिस्टम है इसमें किसान की जिम्मेवारी होती है। इसमें जो सर्टिफाई कर रहा है वो आपको सिखा रहा है, आपके खेतों का निरीक्षण कर रहा है, परंतु अगर आपका सैंपल फेल होता है तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है। तो पार्टिसिपेटरी, हाँ जी, पार्टिसिपेटरी पीजीएस ना? हाँ जी, हाँ जी, पार्टिसिपेटरी जो है पीजीएस। जब पार्टिसिपेटरी में पीजीएस सर्टिफिकेशन में किसान की जिम्मेवारी है कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो फिर कभी उसका सर्टिफिकेशन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये ग्रुप के अंदर होता है, छोटे छोटे किसानों का सर्टिफिकेशन एपिडा नहीं करती, ये छोटे छोटे किसानों का जो सर्टिफिकेशन है ये पीजीएस में आता है। तो उसमें क्या होता है कि एक, मान लो एक किसान का सैंपल आपको लगता है आपके ग्रुप के किसानों को कि ये ठीक नहीं है, तो आप उसके माल को बाहर कर सकते हैं कि भाई ये माल आपका उसमें नहीं भेजा जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। परंतु किसी किसान ने आपको ये नहीं बताया और जानबूझ के जो है गड़बड़ कर दी, तो क्या होगा कि वो सैंपल आपका अगर फेल हो गया तो वो ग्रुप के सभी किसान ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, फिर वो सर्टिफिकेशन उनका खत्म हो जाएगा और कभी फिर सर्टिफिकेशन होता नहीं है। सिस्टम आपके आधार नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर सब पकड़ लेता है। तो इस वजह से क्या है कि पीजीएस सर्टिफिकेशन को अभी लोग ज़्यादा मानने लग गए हैं, उसमें जो है थर्ड पार्टी में भी कम जा रहे हैं लोग कि उसमें ये रिस्क है। और वो जो ये जो सर्टिफिकेशन करने वाली कंपनी है वो घपलेबाजी कर रही है। तो रेजिड्यू टेस्टिंग के अभी काफ़ी लैब है भारत में, कई जगह पर होता है, महाराष्ट्र में कई जगह पर है, जैसे मैं आपको बताने जा रहा था नासिक में नेशनल हॉर्टिकल्चर फाउंडेशन है, वहाँ पर है, लेकिन आपने बताया कि अमरावती में भी है।
ये में है। हाँ जी, तो इसमें उनको बोलते हैं एक्रीडिटेड लैब्स होती हैं, ये जो भारत सरकार से मंजूर शुदा केवीके की लैब है, हो सकता है कि वो भारत सरकार से मंजूर शुदा हो और फिर भी गवर्नमेंट की है, तो डेफिनेटली आप वहां से टेस्ट करवाइए। और दूसरी चीज थी और सर, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, टेस्ट करवाने से पहले जहां जिनको आपने माल भेजना है, आप उनसे उनके स्टैंडर्ड ले लीजिए कि उनको टेस्टिंग में कौन कौन सा पेस्टिसाइड टेस्ट करवाना है। कई बार ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो लैब है वो सिर्फ 250 या 250 पेस्टिसाइड टेस्ट करती हैं, परंतु यूरोप के अंदर जो है वो 500-600 पेस्टिसाइड्स के टेस्ट मांगते हैं। तो वो पता कर लीजिए कि क्या अमरावती वाली लैब जो है वो जितना उनको चाहिए उतना वो कर सकती है, तो बहुत बढ़िया। नहीं कर सकती तो फिर आप उस लैब से करवाइए, जितना उनको चाहिए वो सारा आपको टेस्ट करके दे दें। तो ये है कुल मिला के। हाँ जी, दूसरी चीज एक और सर, हाँ जी, हमारा इधर ये 25,000 काश्तकारों का एक सॉलिडरी डैड नाम से नीदरलैंड की एनजीओ है, हाँ जी, सॉलिडरी डैड। हाँ जी, वो ऑर्गेनिक खेती के लिए इधर काश्तकारों को मदद भी करती है और मतलब प्रोत्साहित भी करती है। हाँ जी, तो उन्होंने पिछले साल हमारे सेंटर पे, समझो कि मेरे ही खेत में, हाँ जी, ये कॉटन का उन्होंने परीक्षण किया, वो जो जीएमओ टेस्टिंग। हाँ जी, तो वो उनका ये वो प्रेगा न्यूज की किट नहीं रही थी, प्रेगा न्यूज वाली किट, हाँ जी, वो उसमें अपन इसका पानी बना के डालते, फिर उसमें 2 लाइनें आती हैं। हाँ जी, तो उससे उन्होंने वो सरगी के बीज का मतलब कॉटन सीड का टेस्टिंग हाँ किया। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, जो अपनी वेराइटी पुरानी वेराइटी है हाँ इसकी जी, हाँ जी, परंपरागत, उसको भी उन्होंने जीएमओ पॉजिटिव बताया। हाँ। आपके वहां पे DCH-32 पहले होता था। मेरी बात तो होने दीजिए कंप्लीट। हाँ जी, फिर मेरे पास भी मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, और हाँ जी, मेरे भी बीज का मैंने जो एक वेराइटी बनाई है कपास की, जिसकी स्टेपल लेंथ 30+ है और आरडी पैरामीटर 82 है, हाँ जी, तो उसका भी टेस्ट किया उन्होंने, तो वो भी पॉजिटिव बताया। फिर मैंने क्या किया, उसको एक 4-5 दाने उनको जो लगते थे पानी बनाने के लिए, हाँ जी, उसके ऊपर राख डाल दी, हाँ थोड़ी जी, सी हाँ जी, राख लगा दी, बाद में टेस्टिंग किया तो जीएमओ नेगेटिव आया हाँ। तुरंत। हम्म, तो ये जो है टेस्टिंग, ये लैब, ये दूसरी तरह के गुलामी के तरफ अपन जा रहे हैं अच्छे निराम भाई। देखिए, ऐसा है हम्म, कि अल्टीमेटली हम इसको जैसे मर्जी कहें कि हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं या नहीं यस, जा रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं ये। उसके उसके ऊपर तो देखिए, ये तो एक विषय है कि हम क्या चाहते हैं, तो हम उस बाजार को अपने तरीके से मोड़ लें। उस बाजार को अपने तरीके से मोड़ने वाले अपने ढंग से मोड़ रहे हैं। मैं इसके ऊपर अगर आपको बोलूं कि ये जो है सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, समय है अभी, क्या टाइम हो गया है, 7:49। सर्टिफिकेशन पे वो इंस्पेक्टर ने रेलवे प्लेटफॉर्म पे साइन किए है सर। हाँ जी, मेरा जो सर्टिफिकेट हुआ ना खेत का, हाँ, हाँ, साइन उसने रेलवे प्लेटफॉर्म पे करके निकल गया वो। हाँ। मैं यही आपको बता रहा हूँ 1-2 मिनट के लिए हम्म, कि ये जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, हम्म, शुरू में जब हुआ था तो जो एपिडा वाला जो सिस्टम है, थर्ड पार्टी सिस्टम, ये भारत में शुरू हुआ था। हम्म, तो उसमें क्या था कि जिन एजेंसीज को इन्होंने मंजूरी दी थी भी, ये कौन सी एजेंसीज ये रहेंगी, तो वो एजेंसीज ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको बोला, कि यूरोप की हैं या यूएसए की हैं, बाद में भारत वाली आई। ठीक है। हम्म, अब उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ जो एपिडा का जो टेस्टेड बार होगा वही एक्सपोर्ट होगा। जो पीजीएस का जो है, जब पीजीएस शुरुआत हुई तो उसके बाद बोले जी कि पीजीएस वाला एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि वो जो एजेंसीज हैं वो अपने देशों के अंदर, जहां जहां से जिन देशों की वो एजेंसीज हैं, वहां वो ये प्रेशर बना के रखते हैं कि सिर्फ हमारे द्वारा टेस्टेड माल ही आप हमारे इस देश में मंगवाइए, क्योंकि उनको उसके ऊपर मोटी फीस की कमाई है, जो भारत सरकार की स्कीमें हैं। ठीक है। और दूसरा, जो भारत सरकार वाली एजेंसी नहीं है उसका टेस्ट किया हुआ माल वहां ना जा पाए, या पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन वाला माल ना जा पाए। आज इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है?
जो पीजीएस जो है पहले वो 80% था, पहले तो वो 100% ही था। जब ये बात हुई तो पीजीएस 20% हुआ, वो 80 था। आज वो 20% रह गया है, ये 80% हो गया है। कारण कि पीजीएस के अंदर किसान की खुद की जिम्मेवारी है। और किसान जो है, ये मैं खुद भी किसान हूं, हमने देखा है किसानों को। किसान जो है बाजार के शैतानों को देख करके, कोई किसान तो हो सकता है कि उनके तौर तरीके सीख गया हो, नहीं तो आज भी अधिकतर किसान जो है वो सच्चाई पर है और सफाई पर है। वो गलत काम में नहीं जाता। अगर गलत हुआ है तो हमें बता देते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ पर जो है अभी धान के सीजन में, जब धान की कटाई होने वाली थी तो बहुत जबरदस्त बारिश होगी हिमालय के साथ साथ, तो वहाँ 1-2 जिलों के अंदर काफी खेतों में जो है पानी भर गया। पानी जब भरता है तो वो एक खेत का दूसरे खेत में पूरा बहा, आगे जाके वो नदी नाले में गया। तो किसानों ने हमें फोन करके बता दिया कि डॉक्टर साहब, हमारे खेत का अभी आप पीजीएस सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाएंगे, उसको मत दीजिए हमें। क्या कारण हुआ? बोलते सब पानी दूसरे खेतों का आ गया है। तो वो बात तो रही नहीं। तो हमने क्या किया उसका, कि हमने उनका सर्टिफिकेट तो निकाला। अभी अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, उनको नुकसान होगा। हमने उसमें क्या दिखा दिया है, ढैंचा लगाया हुआ जंतर जो रहता है, हरी खाद। अब अगली फसल का वो सर्टिफिकेशन अभी करवाएंगे, गेहूं का भी होना है, तो उसमें ये हुआ है कि वो पहले अपना टेस्ट करवा लेंगे। टेस्ट में क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर से कोई हरी खाद ही दिखा देंगे हम। तो किसान यहाँ तक बता देता है उनको। हमने बोला ठीक है, इस सीजन की हम आपसे फीस भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब आपको खुद नहीं बचा तो आपको हम और जो है मतलब ही नहीं है कि हम आपके ऊपर जो है खामखा में अपना और बोझ डालें। तो और किसान, सर बात शेयर करना चाहता हूँ मैं, हाँ जी, ऑर्गेनिक खेती में सबसे मस्ट है चारकोल। हाँ जी, बिल्कुल। और जब तक कि ये चारकोल पर एकड़ 1 टन जाता नहीं हाँ जी, 3 वर्ष के लिए, हाँ जी। तब तक के ऑर्गेनिक खेती हो ही नहीं सकती। देखिए ऐसा है हम्म, कि ऑर्गेनिक खेती के लिए हमें मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के अनेकों तरीके हैं। अलग अलग की मिट्टी की टाइप में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जिसके अंदर आप हरी खाद बनाते हैं, दलहनी फसलें बोते हैं, फसल चक्कर अपनाते हैं। जहाँ पर धान होता है, हमारे यहाँ पर उस धान के अवशेषों को लोग पहले जलाते थे। पिछले साल से जलना कुछ कम हुआ है, उसकी वजह से बहुत, ये प्रदूषण का मामला इतना ज्यादा फैल गया था कि लोगों को उसकी सेहत की नहीं, दिक्कत भी हुई। मेरा मानना इतना ही है, ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट करके अगर वो 3-4% उसके खेत में है तो फिर एप्लीकेशन बाकी के बराबर हो जाएंगे। अब, हाँ, अब ये अलग अलग तरीके हैं सब ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के। कहीं पर चारकोल जो है लकड़ी का बना रहे हैं, और हमारे यहाँ पर धान के जो फैक्ट्री होती है उसमें, या कुछ और जो बॉयलर होते हैं उनके अंदर धान के छिलका, जब चावल निकाल लेते जो छिलका हाँ, बचता है उसको जलाया जाता है। उसको तो लोग जो इस्तेमाल नहीं करते थे, उसे रॉ लोग जो है, हाँ जी, मटेरियल इसमें आप चारकोल, हाँ जी, जो रॉ मटेरियल के कंटेनर है वो सब चारकोल में कंसंट्रेट हो जाती है। हाँ। अब उसमें क्या है कि वो जो छिलका है, लोग उसको बर्बाद समझ, उसको खराब समझते थे कि खेत को खराब करेगा। मैं लौट करके 1.5 साल पहले गांव आ गया हूँ वापिस। अपने खेतों में मैंने उसका जो है ट्राली, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी ट्राली होती है, तो 1 एकड़ में मैंने 20-20 ट्राली वो डलवाया। करीब 1,000 रुपये एक ट्राली का खर्चा था डालने का। तो मुझे लोग पागल बोलने लगे, हमारे ही जैसे पढ़े लिखे लोग भी बोले जो डिपार्टमेंट में थे, कमोई साहब खेत बर्बाद कर रहे हो। मैंने उन्हीं को बताया कि प्यारे ऐसा करना, आप 4 महीने बाद यहाँ पर खरबूजा और मतीरा जो है, ये वाटरमेलन वो होगा, और आप आइए मैं आपको खिलाऊंगा इसी खेत में जहाँ धान होता है। वहाँ हमने खरबूजा भी बेचा, वाटरमेलन बेचा, अब भी कर रहे हैं। तीसरा साल शुरू हो गया है, लेकिन वो वाटरमेलन खाने नहीं आए। तो ये चारकोल, वो जो धान का चारकोल है, आज उसी का इतना लाजवाब फायदा हो रहा है कि अब मैं देख रहा हूँ कि जो रात के अंधेरे में वो धान के छिलके की राख को सड़कों के किनारे खड्डे में डालते थे कि उनको पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का जुर्माना ना हो, अब पिछले 1 हफ्ते के दौरान मैं उनको 5 बार तो मैं देख चुका हूँ कि वो दिन के उजाले में सड़कों पे वो ट्रालियां जा रही और खेतों में डल रही हैं।
तो ये है, उसमें डेफिनेटली है बिल्कुल। और ये हमें ये अलग तो जगानी है, लोगों को भी सचेत करना है। और इसका आप एक अगला फायदा चारकोल का आप उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, मुझे जरा बताइएगा। क्रेडिट कार्बन जो है, कार्बन क्रेडिट्स का आप फायदा उठा रहे हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं, हमको पता ही नहीं है कार्बन क्रेडिट नहीं का। पता तो फिर आज से गजानंद जी आप जुड़ जाइए हमारे साथ, और मुझे बोलिए, आप नंबर अपने, बोलिए, क्योंकि हाँ जी, मेरा लड़का इसमें मेरे को ये बता रहा था हाँ जी, कि जब तक कि ये फैक्ट्रियों का कार्बन मैपिंग नहीं होता, हाँ जी, हाँ, ये फैक्ट्रियां जो कार्बन छोड़ती ना, हाँ जी, हाँ जी, उनका एक मैपिंग का सिस्टम है। हाँ जी, उन्होंने कार्बन कितना छोड़ा, हाँ जी, फिर उनके ऊपर कार्बन छोड़ने के लिए कुछ तो भी वो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, हाँ जी, बाकी बाहर के देशों में। और हाँ फिर जी, वो टैक्स जमा जो, फिर जो काश्तकार रीजेनरेटिव खेती करेगा, हाँ जी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा, हाँ जी, उसका भी फिर मैपिंग होता है। इसके यहाँ पे पेड़ कितने है, कितने साल के है, हाँ जी। ये ऐसा कुछ तो भी उसका गणित है, ऐसा उसने मेरे को बताया था, वो सी है। तो बस फिर आपको मोटा मोटा उन्होंने समझा दिया, आपको पता हम्म, चल गया, ठीक है। अभी जो खेती में आप कार्बन डालते हैं वापिस, जो आप रीजनरेटिव फार्मिंग के थ्रू, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने हमारे फार्मर्स के समूह बना दिए हैं। इंटरनेशनल कंपनी जो है, हमें तो मतलब उस इस काम से जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो पैसा उनसे लेने का है हमारा मतलब। तो ठीक है, ठीक आइए है। आप जुड़िए, और आपको जो है हम हमें अगर आप अपनी डिटेल भेज देंगे तो हम आपको तुरंत उस कार्यक्रम के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत बड़ी गिनती में ही किसान जो अगर हों तो वो काम चल सकता है। ठीक है, ठीक। कम गिनती में उसमें चल नहीं पाता ये। हमारे साथ में ये महाराष्ट्र के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट में 7,200 लोग पंजाबराव देशमुख जैविक मिशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, ठीक। तो उनको भी फायदा हो जाएगा। आपका नंबर प्लीज सर। 9676939111 9676 939 939 111 9676 939 939 111। 111। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। आप अपना नंबर भी बोल दीजिए। 9764 9764, एक मिनट, एक गलत, 9764 97 97 7900। 7900। आपके गजानंद नंबर कुमार जी। सर जी, यहाँ पे अपना ये आपके नंबर में 11 म्हणजे 9676 9339 111 नहीं, नहीं नहीं 111। नहीं 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 नहीं, गलत लिख लिया आपने। हाँ आप लिखिए 9676 939। हाँ, यस यस यस, ये एक 3 काटना है। हाँ, एक 3 काट दीजिए। और साथ में वो पीछे एक एक की पर एक एक की ट्रेल है से आखिरी हाँ में। हाँ, 3 बार एक एक 111। और मेरी है 0 की ट्रेल, बहुत योग जुड़ेगा ये आगे चल। आपकी आपकी जीरो की ट्रेल, एक बार ये 2 है, जरा बोल, 2 ही है ना, 00 बस है ना? हाँ, 200 है, बराबर आपकी ट्रेल है। ठीक है, चलिए। तो आप हमारे महाराजा हो, आप हार ही नहीं सकते। नहीं नहीं, ऐसे महाराजा कुछ नहीं, सब देखिए, हमारा पीजीएस सिस्टम में ये कहा जाता है कि भारत सरकार का जो सेक्रेटरी है उससे लेके किसान तक सब एक बराबर में है। कोई किसी का बॉस नहीं है उसमें, ये पढ़ाते हैं हम लोग। नहीं नहीं, बॉस नहीं, महाराजा मतलब पालन करने वाला। पालन करने वाला तो देखिए वो एक प्रभु है। उसके बाद जो खाना पैदा करने वाले से लेकर के उस खाना हाँ, पैदा करने में जो कुछ भी किसी का भी किसी भी प्रकार का योगदान हो, और मुंह तक आने तक में मैं सबको पालनहारी बोलता हूँ मैं तो। ये तो कलेक्टिवली लगता है अपना सबका योगदान। हाँ जी। तो ठीक है आपने सर। अपना तहसील आपने कौन सी बताई थी अपनी? तहसील धामनगांव, धामनगांव रेलवे। दामन गाँव। हाँ जी। ये व्हाट्सएप पे मैं आपको मेरा पता भेज देता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सर। चलिए, तो इसी के साथ धन्यवाद सर। साथियों, आज 8 बज चुके हैं, तो मेरे ख्याल में जो है इससे तो आगे थोड़ा सा ज्यादा। हाँ जी, नमस्कार जी, नहीं नमस्कार।
जी जी, आदरणीय आदरणीय महोदय, से निवेदन है कि थोड़ा और अभी आपसे संवाद है। और अभी आदरणीय गजानन पवार जी ने हमारे साथ में आपसे संवाद किया। आपने पीजीएस की योजना पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। हम किसान भाइयों ने समझा है, सुना है, जाना है। और भी हमारे किसान भाई कुछ सवाल करेंगे। इसके पहले हम आदरणीय पतंजलि पीठ से श्री पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन चलिए। कुमार जी। जी, नमस्कार सभी को। ओम। और आज के हमारे मुख्य अतिथि मुकेश कंबोज जी, और आपका बहुत सुंदर आज उद्बोधन रहा है पीजीएस इंडिया के ऊपर और एनपीओपी सिस्टम पे। और ये भी धीरे धीरे जैसे जागरूकता आ रही है, तो जो हमारे किसान हैं और किसान के संगठन पीजीएस की तरफ मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी सफ़र बहुत बाकी है, अभी काफ़ी उनको सफ़र तय करना है। और सफ़र के साथ साथ न केवल इसकी बारीकियों को समझना है, बल्कि इससे संबंधित और भी जो क्रियाकलाप उनको स्वयं करने हैं, उसके ऊपर भी उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक समन्वित प्रयास है। जितने भी रीजनल काउंसिल हैं, वो सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयासरत हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो किसान हैं अपनी जिम्मेदारी को समझ के, क्योंकि अंत में उसकी प्रामाणिकता को अगर वो स्वयं सर्टिफाई करते हैं और किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके और जो मार्केट है उसके बीच में एक ये सामंजस्य बन सकता है। अगर वो मार्केटिंग का भी कार्य स्वयं करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। और बहुत सारे किसान हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने पीजीएस का सर्टिफिकेशन का कार्य किया, ईमानदारी के साथ किया, और उनको मार्केट से उसके अच्छे मूल्य भी मिले। अलग अलग बहुत सारी कहानियां भी हैं। तो यह प्रयास हमारे किसानों के द्वारा भी, और हम अगर एक सहयोगी की भूमिका में रहते हैं, एक रीजनल काउंसिल एक सहयोगी की भूमिका में रहती है, रादर देन सेइंग कि वो पुलिसिंग का काम कर रही है या फिर वो निरीक्षण तक ही सीमित नहीं रहते हुए उनको सहयोग करती है, तो उसका और किसान के बीच में एक समन्वय स्थापित हो सकता है, जिससे कि सभी को फायदा होता है। और अंत में जो हमारा उपभोक्ता है उसको एक विश्वास रहता है कि ये जो कार्य हो रहा है ये सही हो रहा है। हालांकि एनपीओपी सिस्टम में भी अभी कुछ हमारे अनुभव आए, हमारे कुछ साथी ने वहां पर से भी कुछ कराया, तो उसमें भी परेशानियां गड़बड़ी हुई। तो ये सब जो चीजें हैं, ये ट्रस्ट बेस्ड जो सिस्टम है, जब तक के वह पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता है, तो हमारी ये भोजन की जो व्यवस्था है उसमें खरीदने की, उसको उसके प्रति जो हमारा जो लेने वाला है और जो देने वाला है, उसको एक व्यवस्था के रूप में एक विश्वास आधारित प्रक्रिया पर ज़्यादा फोकस करते हुए, और यह व्यवस्था केवल यह नहीं हो कि किसी ने सर्टिफाई कर दिया तब हमारा माल प्रमाणित हो गया। अभी भी बहुत सारी ऐसी हम देखते हैं अलग अलग जगह पर कि ट्रस्ट नहीं है, सर्टिफिकेट मिल गया, ट्रस्ट की तो कोई बातें नहीं है, और पता लगा कि वो सारी जो जैविक की हमारी जो कार्य है, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं ईमानदारी से, उनको भी एक दाग उसके ऊपर छोड़ती है। तो हमारी तरफ से यह सभी लोगों ने प्रयास करना है कि जो भी इस काम में जुड़े हैं, कि हम इस व्यवस्था को इस तरह से पारदर्शी बनाते हुए और इस तरह से उसमें काम करें, जिससे कि वो आगे हमारा जो हमारे जो उपभोक्ता के प्रति इसका विश्वास है वो बना रहे, और हम जो उसका मूल्य है किसान को वो अच्छा मूल्य मिले, और साथ ही जो चीजें जो हैं वो भी एक स्वस्थ रूप से वहाँ पर उपलब्ध हो सके। तो यह सब हम सबका एक हम सब प्रयास करते हैं, और इस मंच के माध्यम से भी हम पीजीएस को भी पहले भी हमने चर्चा की है, और इसको एक स्वैच्छिक रूप से किसान को अपने, जब तक कि वह स्वयं नहीं अपनाएगा और अगर किसी योजना के ऊपर केंद्रित हो जाता है, तो फिर उसके अलग से परिणाम होते हैं। तो यह कार्य को मुझे लगता है कि एक स्वैच्छिक रूप से किसानों को अपनाना चाहिए, जिनकी समझ पहले विकसित हो जाए, और वो जब होती है और फिर ईमानदारी के साथ उन्होंने काम करना। तो बहुत अच्छा आज का हमारा उद्बोधन है, और इसमें वार्तालाप भी बहुत अच्छी हुई है। तो मुझे आशा है कि इस प्रकार से हम हमारे किसान इस तरह की प्रक्रियाओं को अपना करके आगे अपने कार्य को भी अच्छा करेंगे, देश के लिए भी अच्छा करेंगे, मिट्टी को भी अच्छा बनाएंगे।
इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और साथ ही आज की हमारी योग शिक्षिका जो है, उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से आज योग कराया है। बहुत अच्छा उनका भी रहा है। आने वाले दिनों पर भी उनको हम जोड़ सकते हैं अपने साथ। तो इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद सर। आपने अपना महत्वपूर्ण बात कही है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमें प्रामाणिकता से करना है। पीजीएस का जैसा मार्गदर्शन आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय ने दिया है और आदरणीय पवन कुमार जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया है कि अपना काम अपनी कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से करना है। पीजीएस इंडिया में जो काम चल रहा है उसको हम अपनी ईमानदारी के साथ करें। सदन में उपस्थित हमारे किसी किसान भाई, किसी वैज्ञानिक का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई मार्गदर्शन हो, कोई संवाद करना चाहता है तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय हमारे बने सिंह आर जी आगर मालवा से आप सादर आमंत्रित हैं, अपनी संवाद करने का कष्ट करें। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी, उनसे मेरा एक प्रश्न है कि जैसे किसान प्राकृतिक खेती करता आ रहा है, जिस किसान के पास 100 गाय है, 50 गाय है, ग्रामीण आबादी में रहता है और रासायनिक का उपयोग नहीं करता है, तो क्या उनका हम सर्टिफिकेट एक ही वर्ष में कर सकते हैं या उसकी प्रक्रिया से ही करना पड़ेगा जो 3 वर्ष वाली है उससे ही? हाँ जी, आपका शुभ नाम? बने सिंह आर्य मेरा नाम, मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा हाँ से। जी, बने सिंह जी, ऐसा है, अगर आप पहले से ही रसायनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उस हालत में ये होता है पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन में कि 12 महीने तक तो आपको, यानी कि पहले 2 सीजन पीजीएस इंडिया ग्रीन 1 और 2, ये 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे। आपके खेत की मिट्टी का रेजिड्यू टेस्ट हो जाएगा तो फिर आपको तीसरे सीजन से पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे कि मेरा खुद का भी 2017 से केमिकल मुक्त है, तो मेरा भी अधूरा रहा है, अभी 1 वर्ष का ही बना है मेरा, तो वो पूर्ण हो सकता है मेरा भी? कब से बना है आपका? 2017 से केमिकल मुक्त है, 2017 से, वो नहीं, पिछले वर्ष से सर्टिफिकेट बना कब हुआ बना है। है? आप कह रहे हैं ना 1 वर्ष का बना है, वो सर्टिफिकेट कब से बना है? आप कब का बना है, एक कौन से साल? 1 वर्ष हुआ अभी तो। हाँ जी। पिछले वर्ष का बना था, अभी दूसरे वर्ष का बनने वाला है अभी। हाँ, तो अभी 1 वर्ष का या 1 सीजन का? 1 वर्ष का, 1 वर्ष हो गया पूरा। वो ठीक बात है आपकी, लेकिन आप फसलें, कौन सी फसलें लगा रहे हैं आप? उसमें गेहूं लगाते हैं हम, उड़द लगाते हैं, हाँ, उसमें ठीक है ना, तो सोयाबीन। आपको, हाँ, तो 1 वर्ष नहीं, 1 सीजन पहले हुआ, फिर दूसरा सीजन, 2 सर्टिफिकेट आपके, एक और सर्टिफिकेट आपका निकलेगा पीजीएस ग्रीन का। फिर आपको जो है ये मिट्टी टेस्ट हो जाएगी, आपकी मिट्टी टेस्ट होने के बाद आपको पीजीएस ऑर्गेनिक मिल जाएगा सीधा। जी 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 जी, धन्यवाद। धन्यवाद बने सिंह जी, महत्वपूर्ण आपने सवाल किया और हमारे जिन किसानों के इससे संबंधित सवाल होते होंगे उसका समाधान हो गया है। और हमारे कोई भाई आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय संवाद करना चाहते सवाल पीजीएस से संबंधित है। हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से हैं। मैं चाहूंगा कि आप आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुंडिया जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आज के हमारे मुकेश भाई जी ने। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है हाँ जी। कि हमारी रीजनल काउंसिल जो है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जी उसके माध्यम से मध्य प्रदेश में गत वर्ष कई जगह पे प्रमाणीकरण किया गया, पीजीएस का माल उत्पादित किया गया, जी लेकिन पीजीएस का माल बेचने में कठिनाइयां आ रही है और कई जी। किसानों का माल बेचा भी नहीं गया। तो इससे सरलता और सुगमता आने के लिए जो पीजीएस का माल बेचने के क्या तौर तरीके हो सकते हैं, उस पर यदि आप प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। हाँ जी, डॉक्टर किशोर जी, ऐसा है कि पिछले सोमवार को 27 तारीख को, यानी कि गाजियाबाद में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से जो पीजीएस का काम देखते हैं डॉक्टर, मुझे एकदम नाम खोपड़ी से निकल गया है दिमाग से, तो उनके साथ मेरा यही प्रश्न उनसे हुआ था कि आप जो है इतना जो पीजीएस का जो सर्टिफिकेशन हो रहा है तो उस मटेरियल को खरीद करके तो आगे किसानों को जरा मदद पहुंचाइए। तो उनकी तरफ से यहीं पर ये कुछ दिक्कत आई उनको भी, तो वो पूरा मुझे उसके ऊपर वो जवाब वो दे नहीं पाए, लेकिन बोले कि हम फिर मिलेंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे कि हम किसानों को किस तरह से मदद कर पाए। परंतु जो हमारा अपना तजुर्बा है मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर पे हूँ, हमारा अपना जो फार्म है या हमारा एरिया है। हम जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं
वो पूरे हरियाणा में है, साथ में कुछ यूपी से भी है, पंजाब से भी है, राजस्थान से भी है किसान, कुछ महाराष्ट्र से भी आए हैं हमारे पास, कर्नाटक से भी आए हैं। जहां तक मार्केटिंग की बात है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, चावल है, गेहूं है। तो पहला प्रयास तो हमने यही किया कि कुछ किसानों के जो खेत हैं वो सड़कों के किनारे पर हैं, तो वहीं पर ही अपना अड्डा बना दिया और अपनी एक पहचान बना ली। उनमें से मैं भी हूँ एक। तो मेरे आसपास पहचानने वाले, जानने वाले जो हैं गाँवों में, वहां से लोग निकलते हैं, तो वो हमसे सब्जियां वहीं से लेते हैं। अब उसमें हम रेट क्या रखते हैं, वो एक बहुत पते की बात है। बाजार से जो भी सब्जी ले रहा है आदमी, अगर उसको कोई चीज 40 रुपए किलो मिल रही है, तो मेरे खेत से ले रहा है तो वो भी मैं उसे 40 रुपए किलो ही दे रहा हूँ। परंतु फिर भी मुझे बाजार में अगर मैं बेचूंगा जाके, तो उससे मुझे दुगने से ज्यादा फायदा हो रहा है। मैंने बाजार में जाके मेरे खेत से गोभी बेची तो मुझे मिली, मंडी में मुझे मिले 15 रुपए किलो। खेत से मैंने बेचा 40। किसान जो है, किसान के नाते मेरा उसमें खर्चा कितना, 2-3 रुपए ज्यादा हुआ कि वहां एक आदमी को बैठना पड़ा, वो दूसरा काम नहीं कर पाया, परंतु मुझे 15 के बदले में 35 रुपए मेरी जेब में डले। आलू यहाँ पर जहर उत्पादन करते हैं हमारे लोग, 15-16 बैग यूरिया के, डीएपी के, पोटाश के आलू में डालते हैं। 3-4-5 रुपया के हिसाब से मारे मारे घूम रहे थे, इस साल की खरीद ले कोई, और मैंने वो भी खेत से 40 रुपए बेचा। आलू बाजार में उपभोक्ता को 20 रुपए मिल रहा था, लेकिन मैंने 40 बेचा। फिर भी लोगों ने हंस के लिया। जो एक बार ले गया, गांव का एक आदमी 1 किलो ले जाके अगली बार 10 किलो लेके गया था। तो ये एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, यहाँ पर हमारे कुछ किसानों ने, अभी इक्का दुक्का है, ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 4 किसान हैं, लेकिन एक किसान ने बहुत बड़े पैमाने पर किया है। सरसों लेकर के उसका तेल निकालना, और वो तेल निकाल के बेच रहा है, और तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आम तेल जो है 160-170, मैक्सिमम 200 रुपये लीटर बिक रहा है, वो 400 रुपये में बेच रहा है। इसके अलावा हल्दी, धनिया, उसको भी पिसाई करके हम अपने फार्म से भी बेच रहे हैं, वो लोग भी बेच रहे हैं। गेहूं की हमारे शहर के अंदर ही इतनी डिमांड है कि वो अभी हम इतना उत्पादन भी नहीं कर पा रहे जितना वो ले रहे हैं। यहाँ इस अलग अलग तरीके से ये काम चल रहा है। बगल में दिल्ली है, गुड़गांव है, मेरे से तो 300 किलोमीटर है, लेकिन जिन किसानों के नज़दीक है उन्होंने भी अपना अपना इंतजाम किया हुआ है। परंतु जो दिक्कतें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ी एक जो दिक्कत है वो ये है कि कुछ व्यापारी टाइप लोग जो किसान से ऑर्गेनिक मटेरियल खरीद लेते हैं, आगे जाके बाजार में बेचते हैं, किसी बड़े बाजार में, जैसे मैं गुड़गांव या दिल्ली की बात करूं, तो उन लोगों ने एक उपभोक्ता के दिमाग में एक बात डाल दी है कि ऑर्गेनिक बहुत महंगा होता है। कैसे डाली वो बात? हमारे से तो लिया 200 रुपये लीटर या 250 रुपये लीटर तेल, दिल्ली में जाके बेच रहे हैं 900 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया। उससे क्या हो रहा है कि जो खाने वाला है वो ये समझ रहा है कि ऑर्गेनिक तो बहुत ज्यादा महंगा होता है, जबकि वो अगर उपभोक्ता को 400 रुपए तक दे दिया जाए तो खाने वाले को परेशानी नहीं है उतना पैसा देने में, और बेचने वाले को भी 4 पैसे अच्छे बन रहे हैं। ये करने से गिनती बढ़े उपभोक्ताओं की, खाने वालों की, वो गिनती नहीं बढ़ने दे रहे। शहर के अंदर है हमारे यहाँ पर, तो सब्जी जो है 100 रुपया किलो, कुछ भी हो जी, आप जैविक 100 रुपया किलो ले जाओ। जब बाजार में 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो आपको कुछ मिल रहा है, प्याज, आलू, टमाटर, मैं तीनों की बात अगर करूं, तो वो 100 रुपया किलो जैविक के नाम पर उपभोक्ता को दूर हटा रहे हैं। जब मैं भी उन उपभोक्ताओं को अप्रोच करता हूं तो मुझे दिक्कत आती है सामने से फिर उन्हें समझाने में कि भाई वो नाजायज है, मैं आपको 40 रुपए किलो में ये सब दे रहा हूँ। तो वो 4 बार समझाना पड़ता है, एक बार खाते हैं तब जाके वो फिर लेके जाते हैं। तो ये दिक्कतें हुई। अब इनका सामना करने का एक तरीका जो हमने अभी निकाले हैं, उस तरीके में हमें करीब करीब अभी तक 6 महीने हो गए हैं जूझते हुए। उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में हम कामयाब हो जाएंगे। एफपीओ बनाना, किसानों की अपनी कंपनी बनाना, तो अब एफपीओ बनाने का हाल यहाँ क्या हो रहा है वो तो अब यहाँ पर बोलेंगे तो मतलब कि वो ज़्यादा हो जाएगा।
कि बहुत सारे एफपीओ बन रहे हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए। हमने उस पे ना जाके हमने अप्रोच किया नाबार्ड को। नाबार्ड तुरंत एक दिन ईमेल भेजा, अगले दिन उनके एजीएम मेरे पास फार्म पर आ गए। तो हमने उनको अप्रोच किया कि भाई हम जो है करीब 450 किसान है पूरे हरियाणा से, हमें जैविक एफपीओ बना के हमारा जैविक माल को आगे पैकिंग करके बेचना करना, इसके लिए हमें मदद चाहिए। तो पहले तो एफपीओ बनाना है, हमें आप पैसा ना दीजिए लेकिन हमारी एफपीओ बनाने में मदद कर दीजिए, हम पैसा भी अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तुरंत आए, उन्होंने ये भी कहा हम आपकी मदद भी करेंगे, कहीं पर आपको पैक हाउस की जरूरत पड़ती है, गाड़ी की जरूरत पड़ती है, वो भी करेंगे, प्रचार प्रसार की मदद भी करेंगे। मैं चलिए अच्छी बात है, लेकिन हमारा एफपीओ बनाने का जो मकसद है वो पैसा लेना, सिर्फ पैसा लेना नहीं है। तो अब हम जो है वो एफपीओ बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पहले हमारे 4 जिलों का एफपीओ बना रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी एफपीओ उसे बोला है नाबार्ड ने, बॉम्बे से अप्रूवल लेके वो आया है कि हाँ ये पहला एक स्पेशल कैटेगरी एफपीओ होगा सिर्फ जैविक किसानों का। तो उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे कृषि विश्वविद्यालय को हमने अप्रोच किया है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पर, उनकी लोकेशन, पहले वो शहरों के बाहर होते थे, धीरे धीरे शहर बड़े हो गए हैं, तो वो लोकेशन जो है सारी उनकी शहरों के बीच में आ गई है। तो हमने उन्हें बोला है कि आप हमें कृषि विश्वविद्यालय के जो केवीके हैं उनके अंदर, उनके गेट पर ही हमें आप एक एक दुकान दीजिए जैविक किसानों के संगठन को, तो हम हमारे माल वहां से बेचने शुरू करेंगे। तो ये तरीका निकाला एक। अगला तरीका है, हमें दिल्ली में कुछ अस्पताल हैं, उनसे हमने जाके बातचीत की, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, कि आप अगर अपने मरीजों को जैविक खाना देंगे तो वो जल्दी ठीक होंगे, जल्दी स्वस्थ होंगे, तो आपके अस्पताल का भी नाम होगा, सिर्फ दवा नहीं, उनको जो खाना है वो भी आपको दवा बनाना पड़ेगा। तो वहां से हमारे पास ऑर्डर आए हैं, हमने सप्लाई किए हैं, परंतु हम अभी तक संगठित नहीं हैं, अकेले अकेले हैं। तो अकेले अकेले को उतना माल इकट्ठा करना, थोड़ा थोड़ा कहीं इधर उधर से उसको पहुंचाना, वो दिक्कत आ रही है। वो एफपीओ के माध्यम से जब हम संगठित हो जाएंगे तो उस माल को इकट्ठा करके वहां पहुंचाने में हमें दिक्कत नहीं रहेगी। हॉस्पिटल वाले को जो माल है वो हमें 20% जो उनको बाजार से मिल रहा है उससे हमें वो ज्यादा देने को तैयार है। अगर हमें 20% उनसे ज्यादा मिलता है तो हमारा लगभग कोई चीज 1.5 गुना, कोई चीज डबल पे उनको चली जाएगी, मंडी के भाव से ऊपर जो है, तो वहां बराबर बैठ जाएंगे। परंतु हम भी प्रयासरत हैं, ये कुछ तरीके हैं जो हमने आपसे अभी शेयर किए हैं डॉक्टर साहब। तो जैसे जैसे इन प्रयासों में कामयाब होते जाएंगे वो शेयर करते रहेंगे, तो लगता है कहीं ना कहीं तो पक्का हमें कामयाबी मिलेगी। हाँ जी, सर। जी आदरणीय। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ सर, आपने तौर तरीके बताए वो तो ठीक है, लेकिन जी सर, जहां से आपने शुरू किया लेक्चर, और आपको भी सब पता है कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के दुष्परिणाम जिस मात्रा में हो रहे हैं, हाँ जिस जी, प्रमाण में हो रहे हैं, और उसको आम जनता में, और उसको रोकने के लिए ही अपने को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ रहा है, प्रमाणीकरण और बाकी सब तौर तरीके करने वाले हैं। हाँ जी, तो एक तरफ तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर की संख्या बढ़ रही है, हाँ उनका जी, उत्पाद बढ़ रहा है, हाँ जी, और अगर वो माल बेचा नहीं गया तो हाँ जी, निश्चित रूप से, और जो नए प्रमाणीकरण करने वाले जुड़ने चाहिए, ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ने चाहिए, हाँ वो जी, आते नहीं है। तो इसका आपने जो तौर तरीके बताए, रोड साइड बैठना, हॉस्पिटल से माल से कांटेक्ट करना, एक 1% भी किसान नहीं है ऐसे, लेकिन जो छोटे किसान है आमतौर पर, और हाँ जो जी, इसमें आते हैं और बड़ी हाँ जी, मात्रा में वो उपज करते हैं, हाँ जी, उनके लिए कुछ तरीका, जैसा एक सुझाव मैं सिर्फ देता, अगर कितना फिजिबल है आप बता सकते, जैसा लिज्जत पापड़ बनता है, हाँ जी, लिज्जत बनाने वाली एक लिज्जत ब्रांड है, जो हाँ जी, कंज्यूमर्स को भी पता है और प्रोड्यूसर को भी पता है, हाँ और जी, बनाने वाली हजारों गृहिणियां हैं, हाँ वो जी, बनाती है, और ये लिज्जत करके एक ब्रांड नेम बताया हाँ गया जी, है। हाँ इस जी, तरह का अगर कोई कॉमन ब्रांडिंग जब तक हम नहीं करेंगे, हाँ तब जी, तक कंज्यूमर को उसका नॉलेज भी नहीं होगा, उसके तरफ वो मुड़ेंगे भी नहीं, और ये जो छोटे किसान है वो हाँ उस जी, तरह से अगर आएंगे तो एक अच्छा नेटवर्क बन सकता है, ऐसी मेरी सोच है। हाँ। आप तो डॉक्टर साहब समझाइए। उसमें देखिए, मैं थोड़ा सा बात को शॉर्टकट में अभी, क्योंकि समय 8:30 होने जा रहा है, तो मैं ब्रांड की अगर बात करूं तो जैसे हमने कहा कि एफपीओ, एफपीओ इसीलिए है कि वो एक ब्रांड होगा, कॉमन ब्रांड होगा सबका, जिसमें हमारी कृषि विश्वविद्यालय ने भी कहा है कि उस ब्रांड में हम भी हमारा नाम जोड़ेंगे, वो एक साझा ब्रांड हम कर देंगे।
अब ब्रांडिंग करने से पहले अगर हम लिज्जत पापड़ की बात करें तो लिज्जत पापड़ तो 1 2 3 आइटम ही बेच पाएगा, और लिज्जत पापड़ तक पहुंचने के लिए तो बहुत समय भी चाहिए। मुझे तो आज ही मेरी सब्जी जो मैं पैदा कर रहा हूं, मुझे आज ही उसको बेचना है। आज ही बेचने के लिए उसे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं कहीं ना कहीं मुझे एक, जैसे मैंने बोला कि केवीके की दुकान मिल गई हमें, हमारा सिरसा आधा शहर उस केवीके के गेट के सामने से निकलता है डेली, और वो आधा शहर उस लेवल का है जिनको कि खाने के लिए बढ़िया चाहिए। जब केवीके का नाम जुड़ता है तो विश्वास और बढ़ जाता है, सिर्फ सर्टिफिकेशन ही नहीं। और वहां पर जो है हम जो वो चीज, आम चीज जो किसी रेहड़ी से वो ले रहे हैं सब्जी, उसी भाव पर उनको दे दे। किसी चीज में 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया अगर ज्यादा भी करना पड़ता है हमें, वो ज्यादा भी ले ले हम, तो उनको तो हम बिल्कुल बाजार भाव पर दे रहे हैं, लेकिन एक विश्वास दिलाने के लिए वो हमारे लिए एक पॉइंट है कि उस जगह से हम बेच रहे हैं। इसी तरीके से हमने अप्रोच किया है, हमारे यहाँ पर वीटा डेयरी के नाम से डेयरी जो है हरियाणा सरकार की जो कोऑपरेटिव डेयरी है, तो हरियाणा सरकार को हमने किया कि इनके एक हुड्डा ऑर्गेनाइजेशन है जो शहरों को डेवलप करती है, उनके सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर बने हुए हैं, आपको शायद मालूम होगा, इधर उधर भी हो सकता है, आपके राज्य में भी हो। तो उन सेक्टर्स में जो इस तरह के कोऑपरेटिव होते हैं उसके लिए वो अलग से जगह रखते हैं। अगर कोई दुकान 1 करोड़ की बिकती है, मिलती है, तो उनको वो 10 लाख में मिलती है 10% पे या उसका किराया होता है बहुत नॉमिनल सा, अलग से वो बूथ होता है, बाजार एक तरफ होता है, वो बूथ अलग होता है। तो हम उसको भी अप्रोच कर रहे हैं कि आप जैविक किसानों के संगठन को हमें आप जो है एक ये दीजिए, क्या नाम है, बूथ दीजिए उसी दुकान के साथ। जैसे दिल्ली में मदर डेयरी है, मदर डेयरी ने दिल्ली में क्या किया है, उनके दूध का सौदा था पहले, उन्होंने दूध के साथ साथ वहीं पर सब्जियां लगा दी। अब वो उन सब्जियों से आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, जैविक सब्जियां। तो हमारे, इसका एग्जाम्पल एक मैं आपको और दे देता हूँ। कोयम्बटूर में कभी आप गए भी होंगे, नहीं गए तो मौका लगेगा तब जाइए, तो आप स्टडी कीजिए। कोयम्बटूर के अंदर अनेकों दुकानें हैं, बड़ी बड़ी प्लॉट है, वो पक्की दुकानें नहीं है, प्लॉट हैं जिनको उन्होंने बांस और सरकंडे से बनाया है, आगे किसानों ने, उनके संगठनों ने। वो अपना माल इकट्ठा करते हैं क्लस्टर्स में कोयम्बटूर के चारों ओर, फिर उसको एक जगह पे ला करके उसकी छटा छटाई होती है, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर उन दुकानों में जाता है। मैं सब्जी और फलों की बात कर रहा हूँ पहले। वहां पर जा करके उन्होंने क्या किया है कि दुकान की एक साइड में, वो साइड उनकी होती है हमेशा राइट साइड, जब अंदर एंटर करते हैं तो राइट साइड में उन्होंने जूस वाली मशीनें लगा रखी हैं। जो सब्जियां शक्ल से नहीं बिक सकती, अकल तो सब सब्जियों की एक जैसी है, लेकिन शक्ल की वजह से उपभोक्ता नहीं उसको लेता, तो उसका वहां पर जिसका जूस निकल सकता है सब्जी या फल का, वो जूस पिला देते हैं, ये लीजिए। जब बाहर निकलते हैं तो तब दूसरी साइड में उनको क्या मिलता है, जिन चीजों का जूस नहीं बन सकता उन चीजों के अचार, मुरब्बे, जैम, जेली, ये सब मिलते हैं। तो वही किसान अपने संगठनों के द्वारा लिज्जत पापड़ की तरह से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो कर रहे हैं। और उनके काउंटर पे, एक काउंटर पे क्या होता है, वड़ियां और पापड़ ये सब भी मिलता है, जो गांवों के अंदर चीजें बनती है उसी फल वाली सब्जी वाली दुकान के अंदर। तो ये तरीका है, उन्होंने लागू किया, हमने लागू नहीं किया। हमारी दिक्कतें कुछ ये भी है कि हम इकट्ठा होने में भी, हमारे यहाँ तो नॉर्थ इंडिया तो माना हुआ है कि 4 आदमी को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम लगे हुए हैं इनको। तो ये तरीका है ऐसा जिसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब पतंजलि की बात करें, पतंजलि के एक्सक्लूसिव स्टोर है, तो वहां पर पतंजलि अलग से अपना ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग यूनिट अगर पतंजलि अलग से करे, तो उसमें जो किसान पतंजलि से जुड़े हुए हैं, कम से कम उन किसानों का माल लेकर के उसको प्रोसेस करके, वो पतंजलि की ब्रांडिंग ऑलरेडी बहुत बड़ी ब्रांडिंग हो चुकी है, अपनी ब्रांडिंग उस माल को बेचना शुरू कर सकते हैं वो। लेकिन वो दिक्कतें हो सकती हैं उनको, उसके अंदर कुछ दिक्कतें हो सकता है कि धीरे धीरे वो भी दूर हो और बात बन जाए। तो साथियों, समय बहुत हो गया, करीब 8:30 बजने को है मेरे ख्याल में, इससे ज्यादा, क्योंकि अभी आगे भी बढ़ना है। जी जी जी, बिल्कुल माननीय जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। महत्वपूर्ण सुझाव आपने सदन में दिए, और अब मैं बस आभार ज्ञापित करके और एक आज की उपहार कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी का थोड़ा सा एक कोई सवाल है, बिल्कुल मैं तुरंत जो है इनके बाद समापन करूंगा। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी।
जी, सदन को मेरा प्रणाम और मुख्य अतिथि जी को भी बहुत प्रणाम। आपने जो मार्केटिंग के रास्ते बताए और बहुत विभिन्न तरीके से उसको टैकल करने का जो साधन बताए, वो बहुत ही सुंदर थे और निश्चित रूप से ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारे दाम इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि जो हम कॉमन उपभोक्ता है उस तक भी हमारी पहुँच बनाए रखनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है और समूह में क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है और ब्रांडिंग करनी है। तो इसमें ऑलरेडी कई किसान तो ऐसे भी हैं जो ना सर्टिफाइड है ना कुछ है, लेकिन उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई और वो बिल्कुल, अच्छा व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी। दूसरा मैं मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने कहा कि पीजीएस से जो है प्रोसेस्ड आइटम, और वो तो खैर हो ही रहे हैं। दूसरा ये दूध भी सर्टिफाई हो रहा है, दूध या उससे बने हुए उत्पाद। तो इसकी प्रक्रिया थोड़ा-सा क्या ये मतलब हो रहा है क्या, पीजीएस से दूध और इस तरह की चीज़ें बिक रही हैं? और ये जो ये प्रोसेसिंग का जो बीच में है, ये प्रोसेसिंग के लिए क्या अलग से सर्टिफ़िकेशन होता है? या जैसे दूध के उत्पाद हैं उसका किस तरह से सर्टिफ़िकेशन होता है? हो सकता है आज टाइम ना मिले, तो कल अगर आप कंटिन्यू रहे तो इस पे थोड़ा विस्तार से बताने की कृपा करें। बिल्कुल, ये सारा विषय जो है ये आगे मैंने जैसे बोला कि अध्याय, तो अगले अध्याय में ये चीज़ें भी आएँगी, प्रोसेसिंग का सर्टिफ़िकेशन कैसे होता है और दूध के स्टैंडर्ड्स भी हैं। और हलवाई अगर कोई बेचना चाहे ऑर्गेनिक बर्फ़ी, तो वो उसको कैसे ऑर्गेनिक कह सकता है, ये सारे विषय हैं उसके अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल, इसके ऊपर चर्चा आएगी आगे। जी सर, थैंक यू सर। आदरणीय शरद वर्मा जी, 1 मिनट में थोड़ा सा कर लें और चीफ गेस्ट महोदय को जाना है। जी आदरणीय शरद वर्मा जी। सर, सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। आज जो मुख्य अतिथि जो जानकारी दे रहे हैं वो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर आपको बहुत नॉलेज है। सर मैंने देखा कि मैं विदेशों की खेती देखने गया था और अपने यहाँ का, तो जैसे वहाँ का जो फल है, जैसे इटली की इमली है उधर का, तो वो आके कहीं भी अपने बाजार में इजीली बिकती है, उनका टैग लगा हुआ। लेकिन अपने यहाँ की जो इमली है सर, अपने यहाँ का जो कबीट है, बील है, वो मारा मारा घूम रहा है, उसके लिए विदेशी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो इसे सर पूर्णतः जैविक घोषित नहीं कर सकते क्या सर इन फलों को? देखिए शरद जी, ऐसा है कि आपका प्रश्न कुछ ऐसा है कि छोड़ने का मन नहीं किया। आपको बताता हूँ कि वो उनकी इमली क्यों बिकती है और हमारी क्यों नहीं बिकती। आपने कुछ ना कुछ विचार आपने खुद किया है या नहीं किया? कारण मैं बता देता हूँ, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा पहले, या कोई और अन्य साथी बता पाए तो। सर देखिए, बहुत साधारण सी बात है। हमारे ऊपर जो है उपभोक्तावाद इतना हावी हो चुका है कि अगर आप देखिए, जब किसी आदमी की अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएंगी, सबसे पहले किसी को खाना मिल जाए, जी सर। उसका खाने की जरूरत पूरी हो गई, तो अगली जरूरत है उसकी तन को ढकना। तन को ढकना, अच्छी ढंग से ढक गया तो फिर उसको थोड़ा ढक गया, तो फिर उसके बाद और अच्छे ढंग से ढकना। जी सर। फिर छत, सिर ढकने को ये हो गई, तो फिर उसको साइकिल, साइकिल हुआ तो स्कूटर। यहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर जब मेरे पास 4 पैसे जेब में बचते हैं, तो तब मैं क्या करता हूँ, कुछ बिरलों को छोड़ के, कुछ ही होंगे जो कुर्ते पजामे में रहेंगे, तो फिर मैं मेरे फैशनेबल कपड़ों पे आ जाऊंगा, फिर मैं ब्रांडेड कपड़ों पे आ जाऊंगा। आज आपके गांव के अंदर अगर धागा बुन करके कोई खेस बना दिया जाए, खेस हम उसे कहते हैं, जैसे मेरी दादी परदादी बनाते थे खुद, रुई को काटते थे, फिर उसका धागा बनता था, हमारे गांव में जुड़ाही उसको बना देते थे। वो हमारे ट्रंकों में, संदूकों में सांप के पड़े हुए, उनको हम नहीं करते। हम बाजार से जाके लाते हैं रंग बिरंगा मुलायम, वो जो चीन से बने हुए आ रहे हैं धागे से, वो जो कृत्रिम जी धागा, प्राकृतिक नहीं है। तो ये बाजारवाद इतना हावी हो गया है कि हम चटक रंगों को, और सीधे शब्दों में कह दूं तो ब्यूटी पार्लर। जी सर। ये मजाक की बात है, थोड़ा इसको अन्यथा ना लीजिएगा। एक बात आपको मैं बताता हूँ, मजाक है ये, कि किसी जो है जैसे कुछ शादी हुई, किसी लड़की की शादी हो रही है,
तो किसी ने कहा कि तूने मुंह के ऊपर इतना मेकअप उतार लिया, इसको आप लगा लिया है, इसको उतारिए। तो कहती है अगर मैंने मेरा मेकअप उतार दिया तो मुझसे शादी कोई नहीं करेगा। तो कारण क्या है कि मेकअप, हम हमारी चीजों का मेकअप नहीं कर पा रहे, वो लोग मेकअप करते हैं, जी बस इतनी सी बात है। जी जी अब उदाहरण के तौर पे मेरे खेत का खीरा है, उसके अंदर जो है टोबैको कैटरपिलर की दिक्कत आ गई बहुत ज्यादा। जी सर। मैं उसके अंदर रसायन कुछ इस्तेमाल नहीं करता। उसके अंदर क्या था, मिर्च थी, टमाटर था, ग्रीन हाउस के अंदर जो है सब चीजें लगे होने की वजह से मैं कहीं बाहर गया, पीछे आदमी को पता नहीं था, दिक्कत आई। तो खीरे के ऊपर वो ऊपर से उसकी चमड़ी खा जाता है, फिर चमड़ी अपने आप को रिपेयर करती है, तो उसके ऊपर सफेद सफेद वो पपड़ी आ गई। अब वो खीरा ऊपर से गड़बड़ है, बस दिखने में, अकल जी सर। की लाजवाब है। जी सर। मुझे क्या करना पड़ रहा है कि 100 खीरे में से मुझे 25-30 खीरा जो है अगर मुझे बेचना है तो वो बाहर निकाल करके बचे हुए को मैं बेच दूं। 25-30 जी खीरा मैं खुद खा लूं, किसी को दोस्त को भी दूंगा, रिश्तेदार को भी दूंगा, तो वो भी बोलेगा कि यार इसने मेरे को गंदी चीज दी है। तो मैं उस जी बचे हुए खीरे को क्या है, पशु को भी नहीं खिलाता। पशु को खिलाता तो उसका फैट कम हो जाता है, उसकी वापस खाद ही बनाता हूँ फिर मैं। तो वो खीरा उनको कौन सा चाहिए, सबसे पहले उनको शक्ल चाहिए, बस शक्ल, अकल बाद की बात है। तो यहाँ पर जिस दिन हम लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को ब्यूटी पार्लर में ले जा करके या अपना ही ब्यूटी पार्लर बना लिया, उस दिन वो बिक जाएगा। ये पैक हाउस का यही काम है। किन्नू या संतरा है, आज किन्नू यहाँ पर हम खाते हैं, लाजवाब किन्नू होता है, लेकिन उस किन्नू को अगर हम मोम लगा करके उसके ऊपर और उसको आगे भेज दें, धो के मोम लगा दिया, तो उनको लगता है कि अब ये 50 रुपए किलो नहीं, अब ये 250 रुपए किलो है। जी सर। फर्क यही है, ये हमें करना पड़ेगा अगर हमें, क्योंकि हम जहरीला तो नहीं बनाएंगे, जहरीला नहीं बनाएंगे, लेकिन हम पैदा खाने वाले के लिए कर रहे हैं। तो उस खाने वाले को अगर ब्यूटी पार्लर पसंद है तो ठीक है, अभी हम वो ब्यूटी पार्लर साथ और जोड़ देते हैं, वो उसका पैसा दे रहा है, वो जोड़ देना चाहिए। ये करना पड़ेगा, वो आप अकेले अकेले नहीं कर पाएंगे, अकेले बिरले ही किसान कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें वही बात है कि हमें आपस में जो है लाइक माइंडेड कह देते हैं, लाइक माइंडेड ना भी तो बनिए और आगे बढ़िए। मैं यहाँ कहता हूँ हमारे हरियाणा में मुर्रा भैंस होती है जिसका सींग जो है ना बिल्कुल ऐसे कुंडल बना होता है। तो अक्सर मैं किसानों जी को सर। शुरुआत करता हूँ कि हम लोग मुर्रा भैंस का दूध पी पी के उसके जब सींग आपस में दो भैंसे फंसा ले तो फिर निकलता नहीं है बिना काटे वो। तो उनको वही बोलता हूँ कि हम लोगों ने मुर्रा का दूध पी पी के हमने अपने एक सींग फंसाने उसकी तरह से सीख लिए हैं, आपस में इकट्ठा रहना नहीं हमने सीखा। तो वो मुर्रा भैंस का दूध पीना छोड़ के गाय का दूध पीना शुरू कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, और सींग फंसाना बंद कीजिए। उनको मैं यही समझाता हूँ, इकट्ठे होइए, क्योंकि हमें ये चीजें बाजार के लिए ये चीजों का करना जरूरी है। आज हमारा अगर हम जैम जैली मुरब्बा भी बनाते हैं तो वो कहीं नहीं टिकता उन लोगों के मुकाबले में, चाहे गुणवत्ता हमारे वाले की बढ़िया हो, लेकिन उसकी शक्ल सूरत नहीं टिक पाती। ये सबसे पहला जरूरी काम है ये। हेलो सर, मैंने देखा जैसे ऑस्ट्रेलिया में कीवी होती है सर, तो वो हाँ जी, कीवी आके अपने यहाँ बाजार में आराम से टैग लग के बिक रही है सर। लेकिन सर अपने यहाँ का कोई भी जैसे फल है, जैसे आंवला है, जो भी चीज, लेकिन हाँ अपने जी। यहाँ का कोई फल नहीं बिकता सर कभी। कारण वही तो बोला ना आपको मैंने, अभी अपना आंवला हम जी जाके बाजार में टोकरा लेके बैठते हैं, उसमें बेचते हैं। अभी आप केले की बात, मैं जी आपको थोड़ी बात लंबी हो रही है, केला है जैसे, आप यहाँ पर केला हमारे बाजार में जब बिकता है, जो केले में बसने वाले लोग हैं वहां तो नहीं, लेकिन जो दूर आता है हरियाणा पंजाब में केला आता है, जब ट्रकों में आता है, उसको पकाने के लिए रखा जाता है, तो बार बार केला काटने के बाद खेत से बाहर किया, खेत के बाद ट्रक में लादा, ट्रक से बाहर गोदाम में आया, गोदाम से निकला रेडी पे गया, 10 बार उसकी उल्टा पलटी होती है। तो उस केले को बाहर जो है दाग लगता है, जहां से वो दाग लगता है दबता है वो काला हो जाता है। परंतु यही हमारा केला दुबई के अंदर भारी मांग में भी है। और वो कौन सा केला, वो केला जिसको गुजरात में या महाराष्ट्र में जो लोग काटने के बाद उसको एक मुलायम गद्दे के ऊपर अपने कंधे के ऊपर ऐसे लेके आते हैं कि उसको कहीं भी चोट ना लगे, उसको इस तरह से हैंडल किया जाता है कि वो जैसे बच्चे की तरह से, वो केला जब वहां पहुंचता है तो वो केला एकदम से चारों ओर से उसका रंग बिल्कुल बराबर पीला,
अंदर चाहे उसके कुछ भरा हुआ है, चाहे वो इमिडाक्लोप्रिड कर करके उसका जो स्वाद है उसमें भी इमिडाक्लोप्रिड ही है सारी की सारी, परंतु वो ऊपर से उसकी शक्ल सूरत देख के ले रहे हैं। तो जैविक करने वाले को वो तरीका अपनाना पड़ेगा, तो आपका माल भी बिकेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बिकेगा, बिकेगा, परंतु ब्यूटी पार्लर तो जरूरी है, ये है चक्कर। तो हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए विनय जी। डॉक्टर साहब, मैं एग्रीकल्चर विभाग से हूँ। एक चीज मैं अभी आपका सुन रहा था, हाँ जी, सारी समस्या इंसेक्टिसाइड वाली जो है या इंसेक्ट प्रॉब्लम है, जैसे जो अभी आप कह रहे हैं कि टोबैको कैटरपिलर आ गया, हाँ जी, वो स्क्रैप किया या नुकसान किया, पत्ती खाएगा, जो भी है, हाँ जी, उसका जैसे जो लोगों को अभी जैसे जैविक में जो उलझे हैं लोग कि वहीं सारी समस्या के फंसती है, उसका एक सिंपल रास्ता है, अगर आप लाइट ट्रैप लगा दिए होते उसमें हाँ तो जी, बड़ी हाँ आसानी जी, से कंट्रोल हो जाता। हाँ जी, और ये फेरोमोन ट्रैप उसका हाँ जी, बस इतने से कंट्रोल है। और जो आप कहते हैं वो कहीं नहीं खराब होता, वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। जैसे हाँ अभी जी, चर्चा कर रहे हैं बार बार, वो सीधा होता है, अगर फुट फ्लाई वाला लगा हो तो सीधा होता है, हाँ ऐसे जी, वो भी नहीं खराब होता है। इसको लोग नहीं यूज करते हैं, और जैविक में नुकसान भी नहीं होता, उससे प्रोडक्शन भी लॉस नहीं होता है। हाँ जी। और ये जो देखिए, ये ट्रैप्स जो है, एक्चुअली क्या था कि मैं बाहर गया था 3-4 दिन जी के लिए, और उससे पहले मैंने ख्याल नहीं किया कि वो अंदर शिमला मिर्च थी, उस पर वो आया हुआ था, ध्यान नहीं गया, और ये कल पहुंचे हैं मेरे पास ट्रैप्स। जी अब आज इनको लगवाऊंगा। नहीं, वही वही जो गड़बड़ी है डॉक्टर साहब, ये मैं गड़बड़ी देखा यहाँ हूँ। से शुरू होती है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सारी समस्या जो किसान परेशान है, जैविक वाला, प्राकृतिक हाँ वाला, जी, हाँ वो जी, वहीं पे जाके मैं जमीन पे गया, देखा किसानों के, और खास कर वेजिटेबल में सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मिर्च में है, शिमला मिर्च मोजेक आ गया, वो फिर रोके नहीं रुकता है किसान के हाँ बस जी, की बात। यही बिल्कुल, पाली हाउस में थ्रिप्स और एफिड व्हाइट फ्लाई की समस्या जबरदस्त, सबसे ज्यादा माइट की होती है। हाँ जी, वो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं लोग, उसके चलते दवा डालते हैं, और दवा डालने के बाद भी नहीं रोक पाते हैं। हाँ जी, और जो टोबैको कैटरपिलर है, वो भी दवा डालने से नहीं कंट्रोल होता है। हाँ जी, उसका सबसे बढ़िया है मैकेनिकल टूल अगर यूज किए जाए, और लास्ट में हम यूज करें जो चाहे यस, नीम का है, ये सब चीजें। यस, और सारे लोग जो अभी बात आप कर रहे हैं, ना तो उसकी क्वालिटी खराब होती, जो इससे जो केमिकल वाली कह रहे हैं उससे 100 गुना अच्छी होती, मैं कराया हूँ। हाँ और जी, बिल्कुल सीधी होती, न तोरई टूंडी होगी, न करेला। और जो जिनमें लग जाता है उनको हम लोग उधर फेंक देते हैं वहीं, वो नर्सरी का काम करता है। ये बड़ी बेसिक चीजें लोग नहीं ध्यान देते हैं। आप तो काफी सीनियर हैं, मैं नहीं जानता कहाँ से हैं, मगर मैं व्यवहारिक देखा हूँ, और कि सारे लोग वहीं उलझे हैं कि मैकेनिकल टूल नहीं यूज करते हैं, आधा अधूरा जो भी कर रहे हैं। यही व्हाइट ब्यूवेरिया बैसियाना सर, व्हाइट फ्लाई जो चूंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, मगर ब्यूवेरिया से इतना बढ़िया कंट्रोल होता है, और ये येलो की स्ट्रिप से कि यस। कुछ नहीं जरूरत है। मैं कहूँ मेरे यहाँ 1 रुपए की दवा नहीं डाल रहे हैं किसान, और वो अब ऑर्गेनिक नहीं कह रहे हैं, यस, वो IPM टेक्निक से मैं कराया हूँ यस। बस। अब इसमें डॉक्टर साहब ये है कि बिल्कुल इसके लिए क्या है कि हम रात को 8 से 9 हमारा अपना जैसे 500 किसानों का करीब ग्रुप है, तो हम क्लासेस लगाते हैं, उसमें कभी 40 लोग, कभी 100 लोग, कभी 150 लोग, सब्जेक्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं। तो हम टोटल जो है ये, क्योंकि मैं सर्टिफाइड फार्म एडवाइजर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हूँ, मैनेज हैदराबाद से ही, जी तो ये तौर तरीके हम बताते हैं सबको कि ये करने जरूरी है। इसमें दिक्कत एक ही है कि किसान को जो आदत पड़ी हुई है, बाजार से ला करके एक शीशी का ढक्कन खोला और स्प्रे कर दिया। जी जी हमारे इस सिस्टम के अंदर क्या है कि उसको पहले से सचेत होना बड़ा जरूरी है। एक और इशू जो है, वो अगला इशू ये है कि जितने भी ये बायोलॉजिकल इनपुट्स हैं, वो चाहे फर्टिलाइजर के लिए हो, और चाहे जो है वो अपना क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हो, ये जो बाजार में कंपनियां लेके आई हैं, वो इतना महंगा उन्होंने कर दिया है। 10 रुपए का पानी और 20 रुपए की बोतल, और 10-15 रुपए जो है वो सिर्फ अपना ये ट्रांसपोर्ट का डाल के उसको 400-500 रुपए लीटर देते हैं किसान। वो महंगा होने की वजह से उसको उतना कर नहीं पाता। अब मैंने क्या किया है कि मेरे अपने खेत पे ही मैंने ड्रमों की एक लाइन लगा दी है। कल से बल्कि सोचा था कि उसको और बड़ा आगे करेंगे, कि जितने भी ये अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनको मल्टीप्लाई करना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। उनको अपना जी एक फ्रिज ला के उसमें सेफ भी रखेंगे, कंटेमिनेशन ना हो। और किसान को बोलता हूँ कि मैं अपनी एक खाली बोतल जो है उठा लाया करो, और यहाँ से ले जाओ और इनको इस्तेमाल करो। अब मुझे किसी साइंटिस्ट ने बोला कि आप इसमें 40-50 रुपए का खर्चा आपका 10-20 रुपए आता है, उसको रख दीजिए,
किसान को 500 के बदले में 50 रुपए का मिले, लेकिन उनको जागृत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि इन सब चीज़ों को जल्दी करें। तो ये मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से किसान उस पे हमारे अगल बगल में शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो ये हमें समझाना पड़ेगा ये भी कि भाई आप जो है किन तरीकों से, मैकेनिकल तरीके हैं, कल्चरल तरीके हैं, इन पे मेहनत लगती है जरूर, डेफिनेटली, बट सस्ते में भी हो सकते हैं ये, और सस्ते में होते हैं अगर हम उसको सीख लें एक बार। पिछला भूलना पड़ेगा तो ये सीख पाएंगे। तो डेफिनेटली जो है सुबह रोजाना तो नहीं हो पाएगा अपनी ये क्लास, आप भी ये क्लास जैसे इस विषय को आप बहुत बढ़िया ले पाएंगे। हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप इस विषय के ऊपर जो है हफ्ते में एक बार या 2 बार कीजिए तो हम डेफिनेटली जो है मेरे ख्याल में काफी चेंज ला पाएंगे लोगों में। जैसे हम कार्बन क्रेडिट के ऊपर बात करने के बाद हम काम शुरू कर रहे हैं, तो फार्मर्स को एक अलग से जो है कार्बन क्रेडिट्स जो है वो मिले, उनका इनकम हो जाएगा, इसके ऊपर भी क्लास लगा देंगे। साथ थोड़ा अभी मुश्किल हो रहा है, 1-2 फोन आ रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने बहुत हमारा निवेदन स्वीकार किया और आपने 10-15 मिनट ज्यादा दे दिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। रंजना जी सादर आमंत्रित हैं, आप सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय सभी को मेरा ओम। और जैसे कि आज की हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही। आज हमारे योग शिक्षिका आदरणीय मुनीश्वर शिला त्रिमुलेश्वर ने बहुत ही बढ़िया क्लास ली, उनका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मुकेश सर जिला हिसार हरियाणा से है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे इस योगाहार मंच पर आकर आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मार्गदर्शन किया। आपका हम पूरी सदन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ आप और भी आगे हमारे इस योगाहार मंच पर आपका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं सभी, तो आपको फिर से हम बुलाएंगे। और चलिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब किसान प्रभारी, राज्य प्रभारी मध्य प्रदेश से है। और बने सिंह भागवत जिला आगर मालवा से है। डॉक्टर किशोर दुबे सर नागपुर महाराष्ट्र से है। और ये गोंदिया पवार जी है, और कृष्ण कुमार महंतो जी है, कुलदीप पुनियाल सर है, मेनपाल गोबरा जी है, और ये हमारे हरियाणा से है मुकेश आज के हमारे चीफ गेस्ट। और आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी मध्य प्रदेश से है, तोलाराम पटेल जी, उमाशंकर प्रसाद जी, और वैशाली विनायक जी, आदरणीय विनय मिश्रा जी महाराष्ट्र से, और योगा हर रिकॉर्डिंग से, और हमारे पवन कुमार सर और हमारे अन्य साथी लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। कल सुबह फिर से योगाहार ऑनलाइन कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक सभी को ओम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के चीफ गेस्ट महोदय और एक शिक्षक को आमंत्रित किया, आपने समय दिया। ये पूरा योगाहार कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ है, और ये जिन भाई बहनों को सुनना है, जब भी सुनना चाहते हैं, इसको YouTube चैनल पर PFSP PORI को सब्सक्राइब करें और खुद सुने और अन्य किसानों को सुनाएं। और जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। और हम आदरणीय मुकेश जी का पुनः धन्यवाद करते हैं। पतंजलि परिवार आपको साधुवाद देती है कि आपने अमूल्य समय निकाल करके इस सदन में हम सबको मार्गदर्शन दिया। सब किसान भाइयों की ओर से, पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम।